हेलो हेलो। डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुराग कुमार तिवारी और आप सभी स्टूडेंट का द इंजीनियर के ऑनलाइन पोर्टल पे मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के नॉमिनल टी मॉडल को एनालिसिस कर रहे थे और एनालिसिस करने के लिए मैंने दो परफॉर्मेंस पैरामीटर आपके नॉमिनल टी मॉडल के आपको कैलकुलेट करवाए थे। पहला था परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज माइनस फुल लोड रिसीविंग इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड रिसीविंग वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय 100। और यहां पर हम लोगों ने देखा था कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जब आप नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज निकालते हैं तो नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज कितना होता है? VS बाई A विल बी देयर। ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि नॉमिनल टी मॉडल पे जो नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज था वो सेंडिंग इन वोल्टेज से ज़्यादा था, क्योंकि नॉमिनल टी मॉडल पे आप देखेंगे जो A पैरामीटर का मैग्नीट्यूड था वो आपका यूनिटी से क्या था? कम था। तो आप जनरली देखेंगे कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के नॉमिनल टी मॉडल पे जो नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज होता है वो सेंडिंग इन वोल्टेज से ज़्यादा होता है, जिसको बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट। आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के नॉमिनल टी मॉडल में क्या करता है? ऑकर करता है। उसके बाद मैंने दूसरा परफॉर्मेंस पैरामीटर आपको कैलकुलेट कराया था, दैट इज ट्रांसमिशन इफिशिएंसी। ठीक है। और ट्रांसमिशन इफिशिएंसी क्या होता है बेटा? आउटपुट एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय इनपुट एक्टिव पावर मल्टीप्लाइड बाय 100 विल बी देयर। आप देखेंगे यहां पर आपको ट्रांसमिशन लाइन में आउटपुट या फिर रिसीविंग इन पे लोड का डिमांड या फिर आपको पावर आपको क्या होती है? मालूम होती है। तो आप ट्रांसमिशन इफिशिएंसी के फार्मूले को जनरली आउटपुट पावर के टर्म में लिखना पसंद करते हैं। तो अगर आउटपुट पावर के टर्म में आप लिखना चाहें तो इनपुट पावर क्या होती है बेटा? आउटपुट एक्टिव पावर प्लस लॉसेज विल बी देयर। तो ट्रांसमिशन इफिशिएंसी का फार्मूला होगा दैट इज आउटपुट एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट एक्टिव पावर प्लस लॉसेज मल्टीप्लाइड बाय 100 विल बी देयर। ठीक है। तो आप देखेंगे कि जनरली आपको जो है नॉमिनल टी मॉडल पे आपको लॉसेज अगर आपके कैलकुलेट हो जाएंगे तो आप ट्रांसमिशन इफिशिएंसी बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्टिव पावर में लॉस आपका ट्रांसमिशन लाइन में कहां होता था? केवल रजिस्टिव एलिमेंट में होता था और उसको हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है। अब हम लोग यहां पर देखने वाले हैं कि नॉमिनल टी मॉडल का फेजर डायग्राम। लास्ट आर्टिकल आपका बचा है नॉमिनल टी मॉडल का। अगर आप जो है फेजर डायग्राम बनाना चाहते हैं तो फेजर डायग्राम कैसे बनाने वाले हैं। ठीक है। आप देखेंगे जनरली जब मैं फेजर डायग्राम बनाऊंगा तो यहां पर मैं एक लोड कंसीडर करूंगा। जनरली प्रैक्टिकली जो हमें लोड मिलते हैं वो कौन से लोड मिलते हैं बेटा? इंडक्टिव लोड मिलते हैं। तो यहां भी मैं आपके मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के नॉमिनल टी मॉडल का मैं फेजर डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन किस लोड के लिए बेटा? लैगिंग लोड के लिए बनाने वाला हूं। ठीक है। आप देखेंगे लैगिंग लोड का मतलब होता है, लैगिंग लोड मीन होता है यहां पर RL लोड की बात करूंगा। ठीक है। अगर मैं बोलूंगा प्योर इंडक्टिव लोड का मतलब, तो मतलब आपके लोड में केवल और केवल इंडक्टर विल बी प्रेजेंट। अगर आपके पास प्योर इंडक्टिव लोड की बात करूंगा तो प्योर इंडक्टिव लोड का मतलब आपको हमेशा समझना है कि आपके लोड में केवल और केवल इंडक्टर प्रेजेंट है। लेकिन अगर आपसे मैं बोलूं कि आपके पास इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड का मतलब कि आपके पास कैसा लोड है? दैट इज R एंड L विल बी देयर। तो यहां पर मैं दोनों में आपको अंतर बता देता हूं। तो जब भी मैं आपसे बोलूंगा कि मैं प्योर इंडक्टिव लोड लगा रहा हूं, मतलब आपके लोड में केवल और केवल इंडक्टर प्रेजेंट है। और प्योर इंडक्टिव लोड में जो टर्मिनल करंट होता है वो टर्मिनल वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करता है बेटा? लैग करता है। वहीं अगर मैं आपसे बोलूं कि इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड का मतलब होगा RL लोड विल बी देयर। तो अगर मैं इंडक्टिव लोड की बात करूंगा, इंडक्टिव लोड में जो लोड का टर्मिनल करंट है वो आपके लोड के टर्मिनल वोल्टेज से क्या करेगा? लैग करेगा। लेकिन कितने एंगल से लैग करेगा? 5 एंगल से लैग करेगा। और 5 की वैल्यू 90 डिग्री से हमेशा क्या होगी? कम होने वाली है। ठीक है।
तो हमेशा आपको याद रखना है, जब भी मैं बोलूंगा बेटा लैगिंग लोड, ठीक है, या फिर आपसे बोलूं इंडक्टिव लोड, तो आपको हमेशा किस लोड को कंसीडर करना है बेटा, आर एल लोड को कंसीडर करना है। और आर एल लोड में जो आपका लोड करंट होता है वो लोड के टर्मिनल वोल्टेज से क्या करता है, लैग करता है। और कितने एंगल से लैग करता है, फाई एंगल से लैग करता है। और फाई की वैल्यू 90 डिग्री से क्या होती है, कम होती है। अगर मैं आपसे बात करूं प्योरली इंडक्टिव लोड, प्योरली इंडक्टिव लोड मतलब लोड में केवल और केवल इंडक्टर प्रेजेंट है, और अगर केवल इंडक्टर प्रेजेंट है तो प्योर इंडक्टिव लोड के केस में जो लोड का टर्मिनल करंट होता है वो टर्मिनल वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करता है बेटा, लैग करता है। ठीक है, तो आज का बेटा अपना लास्ट आर्टिकल बचा है नॉमिनल टी मॉडल में फेजर डायग्राम। तो नेक्स्ट अपने पास बेटा हेडिंग होने वाली है फेजर डायग्राम ऑफ नॉमिनल टी मॉडल। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम ऑफ नॉमिनल टी मॉडल of medium transmission line for lagging load, लैगिंग लोड बेटा इसलिए कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिकली आपको 95% कौन से लोड ही मिलते हैं, हमेशा लैगिंग लोड मिलते हैं। लैगिंग लोड बोलिए या फिर आप बोल सकते हैं लैगिंग पावर फैक्टर लोड, यार लैगिंग पावर फैक्टर लोड और लैगिंग पावर फैक्टर लोड। ठीक है, नाउ दिस इज लैगिंग पावर फैक्टर लोड। तो बेटा आज हम लोग बेटा फेजर डायग्राम बनाने वाले हैं किसका बेटा, नॉमिनल टी मॉडल का। और नॉमिनल टी मॉडल किस ट्रांसमिशन लाइन से बिलोंग करता है बेटा, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन से बिलोंग करता है। और किस लोड के लिए बेटा हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे बेटा, लैगिंग लोड के लिए बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं सर्किट डायग्राम आपका बना देता हूं। तो नाउ आई कैन बी टेक द सर्किट डायग्राम। और बेटा किसका सर्किट डायग्राम, नॉमिनल टी मॉडल का। और किस लोड के लिए बेटा, कैसा लोड लगा है ट्रांसमिशन लाइन में, लैगिंग लोड लगा है। लैगिंग लोड मतलब आर एल लोड विल बी देयर। ठीक है, तो आप देखेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो लाइन का टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस होता है उसका हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द इंडक्टेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंडिंग एंड साइड, एंड हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द इंडक्टेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द रिसीविंग एंड साइड। ठीक है, और लाइन का जो बेटा टोटल कैपेसिटेंस होगा, लाइन का टोटल कैपेसिटेंस दैट इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस एंड half of the inductance of the transmission line is concentrated on the sending end side, and half of the resistance and half of the inductance is concentrated on the receiving end side. और लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस है that is concentrated on the center of the transmission line. तो now this is nothing but your sending end voltage. sending end voltage को बेटा आप रिप्रेजेंट करते हैं Vs से. now this is equal to sending end voltage. सेंडिंग इन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे Vs से, और पोलैरिटी क्या होगी, प्लस माइनस। सेंडिंग इन करंट को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं Is से। नाउ दिस इज Is। नाउ दिस इज द रिसीविंग इन साइड। रिसीविंग इन वोल्टेज को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं Vr से। नाउ दिस इज रिसीविंग इन वोल्टेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई Vr एंड द पोलैरिटी इज प्लस माइनस, एंड रिसीविंग इन करंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई Ir। और आप देखेंगे लाइन के हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द इंडक्टर की वजह से लाइन का जो टोटल सीरीज इंपीडेंस है उसका आधा सीरीज इंपीडेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंडिंग इन साइड, और बेटा हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द इंडक्टर की वजह से हाफ ऑफ द टोटल सीरीज इंपीडेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द रिसीविंग इन साइड। और बेटा लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस है उसका आप क्या लिखना पसंद करेंगे बेटा, एडमिटेंस। तो दैट इज टोटल कैपेसिटेंस की वजह से टोटल शंट एडमिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है,
अब आप यहाँ पर आप देखेंगे जो सेंडिंग इन करंट है वो फ्लो करता करता बेटा इस नोड तक आएगा और इस नोड पे आने के बाद जो सेंडिंग इन करंट है इन दोनों ब्रांच में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो आपका जब ये सेंडिंग इन करंट डिवाइड होगा तो बेटा उसका कुछ करंट इस कैपेसिटर को चार्ज होने में चला जाएगा, बाकी का करंट आपका रिसीविंग इन में चला जाएगा। तो बेटा सेंडिंग इन करंट जब डिवाइड होगा तो जो करंट कैपेसिटर से पास करेगा उसको बोलेंगे चार्जिंग करंट, और बेटा जो करंट आपके रिसीविंग इन पे जाएगा उसको बोलेंगे रिसीविंग इन करंट। दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय IR विल बी देयर। अब यहां पर हम बात करते हैं जो मेरा लोड लगा है वो कैसा लोड लगा बेटा, दैट इज इंडक्टिव लोड लगा। इंडक्टिव लोड मतलब RL लोड। अगर मैं प्योर इंडक्टिव की बात करता तो केवल इंडक्टर लगाता, मैंने प्योर इंडक्टिव लोड नहीं बोला, मैंने बोला है मेरे पास लैगिंग लोड या फिर लैगिंग पावर फैक्टर लोड या फिर कैसा लोड लगा है बेटा, इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड मतलब दैट इज कैसा लोड है बेटा, RL लोड, ठीक है। द लोड इज नथिंग बट द RL लोड विल बी देयर। तो यहां पर बेटा जो क्योंकि प्रैक्टिकली जो है कौन से लोड आपको मिलते हैं देखने के लिए, प्रैक्टिकली हमको 95% इंडक्टिव लोड ही देखने को मिलते हैं, इसलिए यहां पर मैं कौन सा लोड लगा रहा हूं बेटा, इंडक्टिव लोड लगा रहा हूं। नाउ दिस इज द लोड इज नथिंग बट द RL लोड विल बी देयर। AC ट्रांसमिशन है तो मैं लोड का क्या लिखने वाला हूं, इंपीडेंस लिखने वाला हूं, ठीक है। तो नाउ लोड के रेजिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट करेंगे RL से, और बेटा लोड का जो रिएक्टेंस होगा दैट इज लोड रिएक्टेंस दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय JXL। दिस इज द लोड का इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड दिस इज द लोड रेजिस्टेंस। लोड के रेजिस्टेंस को आपने RL से रिप्रेजेंट किया है और लोड के इंडक्टिव रिएक्टेंस को बेटा X ऑफ L से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द लोड। ये आपका जो लोड है वो कैसा लोड है बेटा, दिस इज नथिंग बट लोड, ठीक है। और कैसा लोड है बेटा, दिस इज द इंडक्टिव या फिर RL लोड। अगर मैं बात करूं जो रिसीविंग इन करंट होगा, पूरा का पूरा जो रिसीविंग इन करंट है वो किससे पास कर जाएगा बेटा, लोड से पास कर जाएगा। तो लोड करंट इज नथिंग बट योर रिसीविंग इन करंट। और बेटा जो रिसीविंग इन वोल्टेज है वो पूरा का पूरा वोल्टेज किसके क्रॉस चला जाएगा, लोड के क्रॉस। तो लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज नथिंग बट द लोड वोल्टेज इज नथिंग बट द रिसीविंग इन वोल्टेज विल बी देयर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं लोड का टर्मिनल वोल्टेज कितना है बेटा, VR, और लोड का टर्मिनल करंट कितना है, IR। तो अगर मैं लोड के पावर फैक्टर को लिखना चाहूं तो लोड का पावर फैक्टर क्या होता है, लोड के टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट। लोड का टर्मिनल वोल्टेज है VR और टर्मिनल करंट है IR। तो VR और IR के बीच का एंगल क्या होगा, φR। और बेटा VR और IR के बीच के एंगल का कोसाइन ही क्या होगा, लोड का पावर फैक्टर। तो आप देखेंगे लोड का टर्मिनल वोल्टेज है VR और लोड का टर्मिनल करंट है IR। तो टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल करंट VR और IR के बीच के एंगल cos दैट इज φR। तो लोड का अगर मैं पावर फैक्टर की बात करूं, लोड पावर फैक्टर नथिंग बट रिप्रेजेंटेड बाय दैट इज cos φR, क्योंकि लोड का टर्मिनल वोल्टेज है VR और लोड का टर्मिनल करंट है IR। VR और IR के बीच के एंगल का कोसाइन ही क्या होगा, लोड का पावर फैक्टर, या फिर इसी को बोलते हैं रिसीविंग इन पावर फैक्टर। लोड पावर फैक्टर बोलिए या फिर रिसीविंग इन पावर फैक्टर बोलिए, बात क्या है, सेम। और ये जो आपका लोड का पावर फैक्टर है, कैसा लोड का पावर फैक्टर है, लैगिंग पावर फैक्टर, क्योंकि लोड जो मैंने यूज किया वो कौन सा लोड है बेटा, लैगिंग लोड है। तो ये जो पावर फैक्टर होगा वो भी कैसा होगा, लैगिंग पावर फैक्टर। दिस इज लैगिंग पावर फैक्टर। दिस इज लोड का जो पावर फैक्टर है cos φR वो कैसा है बेटा, लैगिंग नेचर का है, ठीक है। ये जो आपने डायग्राम बनाया दिस इज द पर फेज इक्विवेलेंट मॉडल। तो जो मैं फेजर डायग्राम भी बनाऊंगा वो भी पर फेज फेजर डायग्राम होने वाला है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द पर फेज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ नॉमिनल टी मॉडल, ठीक है। दिस इज नॉमिनल टी मॉडल का पर फेज मॉडल है। यहां पर Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, Z आपके ट्रांसमिशन लाइन के टोटल सीरीज इंपीडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, R प्लस J
ओमेगा एल या फिर आर प्लस जे एक्स। ठीक है, लोड के रेजिस्टेंस को आप RL से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ट्रांसमिशन लाइन के टोटल रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लोड के इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ट्रांसमिशन लाइन का टोटल इंडक्टिव रिएक्टेंस, दोनों अलग अलग है। और बेटा Y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, लाइन का टोटल शंट एडमिटेंस दैट इज इक्वल टू जे ओमेगा सी, और यूनिट क्या होगी बेटा, मो या फिर सीमेंस। और यहां पर बेटा इसकी यूनिट क्या होने वाली है, दिस इज ओम विल बी देयर। ठीक है, अब देखिए फेजर डायग्राम में ड्रॉ करने वाला हूं। जब भी आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमेशा कहां से स्टार्ट करते हैं, रिसीविंग इन से हमेशा फेजर डायग्राम को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन करंट आपको हमेशा मालूम होता है। लोड के पैरामीटर आपको लोड का पावर डिमांड और लोड का जो पावर डिमांड है वो कितने वोल्टेज पे रिक्वायरमेंट है, तो जनरली लोड की पावर और बेटा लोड का ऑपरेटिंग वोल्टेज या फिर टर्मिनल वोल्टेज मालूम होता है। तो अगर लोड का पावर मालूम है, लोड की पावर इज नथिंग बट द रिसीविंग इन पावर, और बेटा रिसीविंग इन वोल्टेज मालूम है तो आप रिसीविंग इन करंट को निकाल लेते हैं। और आप देखेंगे लोड का टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट आपको जनरली क्या होता है, मालूम होता है। तो जहां से चीजें आपको नोन होती है वहीं से फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम है क्या, फेजर डायग्राम में जितनी भी आपके सर्किट में फेजर क्वांटिटी हैं उनको आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो आप देखेंगे कोई भी जो साइनोसॉइडल क्वांटिटी होती है उसको आप फेजर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर हम देखना चाहते हैं कौन कौन सी साइनोसॉइडल क्वांटिटी। तो आप देखेंगे आप जो है जो आप जनरेशन करते हैं वो किस में जनरेट करते हैं, जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं AC में करते हैं। तो आपका जो सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट क्या होंगी, AC क्वांटिटी होंगी। उसके बाद सेंडिंग इन करंट इन दोनों ब्रांच में क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो कोई AC क्वांटिटी जब डिवाइड होगी तो कौन सी क्वांटिटी में डिवाइड होती है, दैट इज चार्जिंग करंट एंड रिसीविंग करंट। ये भी क्या होगा, साइनोसॉइडल क्वांटिटी होंगी। और ये चार्जिंग करंट जब लोड से फ्लो करेगा तो रिसीविंग इन वोल्टेज आएगा। किसी भी लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क में जब AC आप इनपुट में अप्लाई करते हैं तो आउटपुट में भी हमेशा क्या आता है, AC ही आता है। ठीक है, तो आप देखेंगे जब ये करंट इस लोड से पास करेगा तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही आपका जो है क्या होगा, रिसीविंग इन वोल्टेज। और रिसीविंग इन वोल्टेज भी कैसा होगा, साइनोसॉइडल क्वांटिटी होने वाला है। तो आप देखेंगे इस पूरे सर्किट डायग्राम में आपका रिसीविंग इन वोल्टेज साइनोसॉइडल क्वांटिटी या फेजर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो VR का फेजर ड्रॉ करूंगा, IR जो कि एक साइनोसॉइडल क्वांटिटी है इसको भी मैं फेजर में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो इसका भी मैं फेजर ड्रॉ करूंगा। उसके बाद VR भी फेजर है, दैट इज चार्जिंग करंट भी क्या है, साइनोसॉइडल क्वांटिटी है। और बेटा जब चार्जिंग करंट इस कैपेसिटर से पास करेगा तो कैपेसिटर के क्रॉस भी क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा या फिर वोल्टेज डेवलप होगा। तो कैपेसिटर के बेटा वोल्टेज को आप रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा VC से। कैपेसिटर के वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा VC से एंड पोलैरिटी इज प्लस माइनस। तो आप देखेंगे जो चार्जिंग करंट है वो साइनोसॉइडल है। कोई भी साइनोसॉइडल क्वांटिटी जब किसी लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क में जब आप कोई भी साइनोसॉइडल क्वांटिटी एज इनपुट देते हैं तो इस करंट की वजह से क्या आएगा, वोल्टेज आएगा। तो किसी भी लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क में जब आप कोई भी साइनोसॉइडल क्वांटिटी इनपुट में देते हैं तो आउटपुट में भी आपको क्या मिलता है, साइनोसॉइडल क्वांटिटी। तो कैपेसिटर का करंट और कैपेसिटर का वोल्टेज भी साइनोसॉइडल क्वांटिटी, इनको भी आप फेजर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपका सेंडिंग इन करंट भी साइनोसॉइडल क्वांटिटी फेजर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड दैट इज सेंडिंग इन वोल्टेज भी साइनोसॉइडल क्वांटिटी फेजर में रिप्रेजेंट। तो कितनी फेजर क्वांटिटी है बेटा, VR, IR, that is IC चार्जिंग करंट एंड that is कैपेसिटर वोल्टेज, दिस इज आल्सो द साइनोसॉइडल क्वांटिटी फेजर में रिप्रेजेंट करेंगे एंड that is सेंडिंग इन करंट एंड सेंडिंग इन वोल्टेज। तो आपके पास टोटल 6 साइनोसॉइडल क्वांटिटी हैं। तो इन 6 क्वांटिटी को आप फेजर में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जो भी डायग्राम होगा उसमें आपको किसके किसके फेजर ड्रॉ करने हैं, VR, IR, that is charging current, that is IC, कैपेसिटर वोल्टेज VC, that is sending in current and sending in voltage, इनके फेजर्स आपको ड्रॉ करने। तो जिस डायग्राम में मैं इन सारी फेजर क्वांटिटी को ड्रॉ करूंगा दैट इज कॉल्ड फेजर डायग्राम विल बी देयर। ठीक है, चलिए फेजर डायग्राम हम लोग हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा, रिसीविंग एंड से हमेशा फेजर डायग्राम को स्टार्ट करेंगे। तो बेटा स्टेप लिख देता हूं, टू ड्रॉ द स्टेप फॉर द ड्रॉ द फेजर डायग्राम। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग होगी बेटा स्टेप्स फॉर स्टेप टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम, स्टेप्स टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। ठीक है, फेजर डायग्राम को ड्रॉ करने के स्टेप टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम को ड्रॉ करने के स्टेप बेटा हम लोग लिख लेते हैं।
तो हमेशा फेजर डायग्राम कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा, रिसीविंग इन साइड से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप देखेंगे हमेशा रिसीविंग इन वोल्टेज, जो रिसीविंग इन वोल्टेज का फेजर होगा उसको हमेशा रेफरेंस फेजर मानते हैं। तो सबसे पहले हमेशा जब भी आप फेजर डायग्राम स्टार्ट करेंगे ट्रांसमिशन लाइन में, तो रिसीविंग इन से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले फेजर किसका ड्रॉ करेंगे बेटा, रिसीविंग इन वोल्टेज का फेजर ड्रॉ करेंगे, जिसको हमेशा क्या मानेंगे, रेफरेंस फेजर मानेंगे। तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर वी आर, जो वी आर होगा वो कैसा फेजर होगा, रेफरेंस फेजर। वी आर इज ए रेफरेंस फेजर। अगर ये रेफरेंस फेजर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, वी आर, और रेफरेंस फेजर के फेज एंगल को कितना मानते हैं, 0 डिग्री। लेट अस कंसीडर वी आर इज ए रेफरेंस फेजर। कैसा फेजर होगा बेटा, जो वी आर होगा, रिसीविंग इन वोल्टेज को हमेशा क्या मानेंगे, रेफरेंस फेजर मानेंगे। तो वी आर जो कि रिसीविंग इन वोल्टेज का फेजर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वी आर, एंगल कितना होगा, 0। रेफरेंस फेजर का एंगल हमेशा 0 डिग्री होगा। कैसा लोड लग रखा है बेटा, लैगिंग लोड लगा। लैगिंग लोड के केस में जो आपका टर्मिनल करंट होगा, लोड का टर्मिनल करंट लोड के टर्मिनल वोल्टेज से क्या करेगा, लैग करेगा। कितने एंगल से लैग करेगा, फाई आर से। वी आर और आई आर के बीच का जो एंगल होगा दैट इज फाई आर, उतने एंगल से लैग करोगे। ये जो लैगिंग एंगल है वो 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि मैंने लैगिंग लोड लगा रखा है। और आप देखेंगे लोड का टर्मिनल वोल्टेज कितना है, आई आर, और लोड का टर्मिनल वोल्टेज कितना है, वी आर। तो लैगिंग लोड के केस में जो लोड का टर्मिनल करंट आई आर है वो आपके रिसीविंग इन वोल्टेज से क्या करेगा, लैग करेगा। कितने एंगल से लैग करेगा बेटा, फाई आर, उनके बीच जो एंगल होगा दैट इज फाई आर से लैग करेगा। तो नेक्स्ट बेटा वी आर का फेजर मालूम है, चूंकि लैगिंग लोड लगा रखा है तो किसका फेजर बना सकते हैं, दैट इज आई आर। तो आप लिखेंगे आई आर लैग्स वी आर बाई द एंगल ऑफ फाई आर, और जो फाई आर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री से क्या होगी, कम होगी। तो वी आर और आई आर का फेजर आपके पास आ गया। जैसे ही आप आई आर का फेजर आपका आ जाएगा तो आप रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर को बना सकते हैं बेटा, और आप जो है इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर को बना सकते हैं। तो जैसे ही आपको बेटा करंट का फेजर मालूम चल गया, जैसे ही आपको रिसीविंग करंट मालूम चलेगा तो रजिस्टर का वोल्टेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं और इंडक्टर का वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर रजिस्टर का वोल्टेज आपको कैलकुलेट हो गया तो आप रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर को बना सकते हैं, इंडक्टर का वोल्टेज कैलकुलेट हो गया तो इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर को बना सकते हैं। तो जैसे ही मेरे पास बेटा आई आर का फेजर आएगा, मैं किसका फेजर बना लूंगा, रजिस्टर के वोल्टेज का फेजर और इंडक्टर के वोल्टेज का फेजर। और आप देखेंगे रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर में जब आप इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड कर देंगे तो इन दोनों वोल्टेज का जो रिजल्टेंट फेजर होगा दैट इज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस द इंपीडेंस। तो आप देखेंगे जैसे ही आप रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर में आप इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड करेंगे तो इन दोनों फेजर का जो रिजल्टेंट फेजर है दैट इज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस द इंपीडेंस। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर आपको रिसीविंग इन करंट का फेजर मालूम चल गया तो रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर को बना लेंगे और दैट इज इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर को भी आप बना सकते हैं। और आप देखेंगे अगर आपको रजिस्टर का वोल्टेज मालूम है, इंडक्टर का वोल्टेज मालूम है, रिसीविंग इन वोल्टेज का आपको रिसीविंग इन वोल्टेज मालूम है तो आप कैपेसिटर के वोल्टेज के फेजर को ड्रॉ कर सकते हैं, फिर कैपेसिटर के वोल्टेज को निकाल सकते हैं। कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा, दिस वोल्टेज इज इक्वल टू रजिस्टर का वोल्टेज प्लस इंडक्टर का वोल्टेज प्लस रिसीविंग इन वोल्टेज विल बी देयर। तो जैसे ही आपके पास आई आर का फेजर आ जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे, कैपेसिटर के वोल्टेज के फेजर को निकाल सकते हैं। कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाए, रजिस्टर का वोल्टेज प्लस इंडक्टर का वोल्टेज प्लस रिसीविंग इन वोल्टेज। रजिस्टर के वोल्टेज प्लस इंडक्टर के वोल्टेज को आप क्या बोल सकते हैं, दैट इज द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द इंपीडेंस विल बी देयर। तो उसके बाद बेटा तीसरा फेजर हम किसका ड्रॉ करेंगे, जैसे ही आपको वी आर का फेजर मालूम चल जाएगा आप आई आर का फेजर ड्रॉ कर लेंगे। आई आर का फेजर ड्रॉ करने के बाद आप कैपेसिटर के वोल्टेज के फेजर को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो तीसरा फेजर बेटा मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा दैट इज कैपेसिटर वोल्टेज। कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा बेटा, कैपेसिटर का वोल्टेज VC। कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होने वाला है बेटा, VC। दिस वोल्टेज इज इक्वल टू
दिस रजिस्टर का वोल्टेज प्लस इंडक्टर का वोल्टेज, रजिस्टर और इंडक्टर के वोल्टेज को क्या बोल सकते हैं, टोटल वोल्टेज अक्रॉस द इंपीडेंस। तो दिस वोल्टेज इज इक्वल टू रिसीविंग इन वोल्टेज प्लस योर इंपीडेंस वोल्टेज। तो कैपेसिटर का वोल्टेज बेटा जो होगा दैट इज कैपेसिटर का वोल्टेज इज इक्वल टू रिसीविंग इन वोल्टेज प्लस दैट इज कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा, टोटल इंपीडेंस के क्रॉस वोल्टेज प्लस रिसीविंग इन वोल्टेज। तो दैट इज कैपेसिटर का वोल्टेज रिसीविंग इन वोल्टेज प्लस टोटल इंपीडेंस के क्रॉस वोल्टेज। टोटल इंपीडेंस के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, इंपीडेंस से कितना करंट पास कर रहा है, आई आर इंटू जेड बाई टू। तो दिस इज इक्वल टू आई आर इंटू जेड बाई टू। जेड किसको रिप्रेजेंट करा बेटा, टोटल इंपीडेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा, टोटल इंपीडेंस का वोल्टेज क्या होगा, रजिस्टर का वोल्टेज प्लस इंडक्टर का वोल्टेज। तो नाउ इंपीडेंस को आप जो है क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में, ठीक है। तो नाउ यू कैन बी ब्रेक दिस इक्वेशन दैट इज वी आर प्लस दिस इज आई आर। इंपीडेंस को लिख सकते हैं बेटा जेड इज इक्वल टू, जेड क्या है, टोटल सीरीज इंपीडेंस, जेड इज इक्वल टू क्या, आर प्लस जे एक्स डिवाइडेड बाई 2 विल बी देयर। तो यहां से आपका जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज हो जाएगा दैट इज कैपेसिटर का वोल्टेज क्या हो जाएगा, रिसीविंग इन वोल्टेज प्लस दिस इज नथिंग बट द रजिस्टर का वोल्टेज। रजिस्टर का वोल्टेज कितना होगा बेटा, रजिस्टर का करंट आई आर है, रजिस्टर का इंपीडेंस कितना है, आर बाई टू। तो रजिस्टर का वोल्टेज क्या हो जाएगा बेटा, आई आर इंटू आर बाई टू प्लस इंडक्टर का वोल्टेज क्या होगा, इंडक्टर से कितना करंट पास कर रहा है दैट इज आई आर। इंडक्टर का इंपीडेंस कितना होगा बेटा, जे हाफ इंडक्टेंस की वजह से हाफ ऑफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज इक्वल टू आपके इंडक्टर से कितना करंट पास कर रहा है दैट इज इक्वल टू आई आर। और ये कितने इंपीडेंस ऑफर करेगा, जे एक्स बाई टू, हाफ ऑफ द इंडक्टेंस की वजह से हाफ ऑफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज जे एक्स बाई टू। तो दिस इज इक्वल टू आर that is IR multiplied by JX by 2। तो दिस इज नथिंग बट द जो आपका जो टोटल इंपीडेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज नथिंग बट द रजिस्टर का वोल्टेज प्लस इंडक्टर का वोल्टेज। तो आपका जो कैपेसिटर का वोल्टेज होगा बेटा दैट इज इक्वल टू VR प्लस दैट इज रिसीविंग इन वोल्टेज प्लस रजिस्टर का वोल्टेज प्लस इंडक्टर का वोल्टेज दैट इज इक्वल टू RX बाई 2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को बेटा कंपेयर करूं, ये भी कैपेसिटर का वोल्टेज है, ये भी कैपेसिटर का वोल्टेज, कंपेयर करेंगे दोनों एक ही, अगर बेटा दोनों एक ही वोल्टेज को दोनों इक्वेशन क्या होंगे, सेम होंगे। तो कंपेयर करेंगे, दिस इज रिसीविंग इन वोल्टेज, दिस इज रिसीविंग इन वोल्टेज। इंपीडेंस के क्रॉस जो टोटल वोल्टेज है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू दिस टर्म दैट इज इंपीडेंस के क्रॉस जो टोटल वोल्टेज होगा क्या होगा, रजिस्टर का वोल्टेज प्लस इंडक्टर का वोल्टेज। तो आप देखेंगे अगर आप जो है रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर में, अगर मैं रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर में इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड कर दूंगा तो इन दोनों वोल्टेज के फेजर का जो रिजल्टेंट फेजर होगा दैट इज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, ठीक है। तो आप देखेंगे अभी तक जो है मैं 3 फेजर ड्रॉ कर चुका हूं दैट इज रिसीविंग इन वोल्टेज, दूसरा रिसीविंग इन करंट और तीसरा फेजर फिर मैं किसके ड्रॉ करूंगा बेटा दैट इज कैपेसिटर के वोल्टेज का फेजर। जैसे ही कैपेसिटर के वोल्टेज का फेजर आ जाएगा आप कैपेसिटर के करंट के फेजर को ड्रॉ कर सकते हैं। प्योर कैपेसिटर का जो करंट होता है वो अपने वोल्टेज से कितना लीड करता है, 90 डिग्री। तो जो आईसी का फेजर होगा वो आपका वीसी के फेजर से कितना लीड करेगा बेटा, 90 डिग्री लीड करेगा। तो नाउ नेक्स्ट फेजर अपने पास होगा दैट इज इक्वल टू दैट इज कैपेसिटर का जो करंट है IC leads कैपेसिटर वोल्टेज VC बाय द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो बेटा जैसे ही आपको VC का फेजर मिल जाएगा आप IC के फेजर को बना सकते हो। और बेटा जैसे ही आपको IC और IR का फेजर आपको मालूम चल जाएगा आप सेंडिंग इन करंट के फेजर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बेटा फेजर आपके पास होगा दैट इज इक्वल टू IS। सेंडिंग इन करंट क्या होगा बेटा, दैट सेंडिंग इन करंट इज नथिंग बट द रिसीविंग इन करंट प्लस चार्जिंग करंट। रिसीविंग करंट का फेजर आपको मालूम है, चार्जिंग करंट का फेजर मालूम है। रिसीविंग करंट के फेजर में चार्जिंग करंट के फेजर को ऐड कर देंगे तो इनका जो रिजल्टेंट फेजर होगा दैट इज नथिंग बट द सेंडिंग इन करंट का फेजर आपके पास आ जाएगा। और लास्ट फेजर होगा जैसे ही बेटा आपको सेंडिंग इन करंट आपका कैलकुलेट हो जाएगा
आप इस रजिस्टर के वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं, इस इंडक्टर के वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज कैपेसिटर का वोल्टेज आपको मालूम है तो आप सेंडिंग इन वोल्टेज को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो दैट इज सेंडिंग इन वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होगा, रजिस्टर का वोल्टेज प्लस इंडक्टर का वोल्टेज प्लस कैपेसिटर का वोल्टेज। और आप देखेंगे रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर में जब मैं इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड करूंगा तो इनका जो रिजल्टेंट फेजर होगा दैट इज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस द इंपीडेंस। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फेजर है दैट इज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर विल बी देयर। तो लास्ट फेजर बेटा हम लोग यहां पर ड्रॉ करेंगे दैट इज सेंडिंग इन वोल्टेज क्या होगा बेटा, सेंडिंग इन वोल्टेज इज इक्वल टू कैपेसिटर का वोल्टेज प्लस इंपीडेंस का वोल्टेज। इंपीडेंस का वोल्टेज क्या होगा बेटा, इंपीडेंस से कितना करंट पास करेगा IS एंड व्हाट इज द इंपीडेंस Z/2। दिस इज IS इंटू Z/2। नाउ इंपीडेंस के वोल्टेज के फेजर को टोटल इंपीडेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज नथिंग बट द रजिस्टर का वोल्टेज प्लस इंडक्टर का वोल्टेज। तो मैं इंपीडेंस के वोल्टेज के फेजर को रजिस्टर और इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर में ब्रेक कर सकता हूं। तो दिस इज कैपेसिटर का वोल्टेज प्लस सेंडिंग इन करंट, इंपीडेंस Z को लिख सकते हैं R प्लस JX/2। नाउ दिस इज नथिंग बट सेंडिंग इन वोल्टेज का जो फेजर होगा दैट इज इक्वल टू कैपेसिटर का वोल्टेज प्लस दिस इज नथिंग बट IS इंटू R/2। नाउ IS क्या है बेटा, सेंडिंग इन करंट एंड दैट इज रजिस्टर कितने इंपीडेंस ऑफर करेगा दैट इज इक्वल टू R/2। तो दिस इज नथिंग बट द आपका वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड दिस इज नथिंग बट आपका करंट मल्टीप्लाइड बाय इंडक्टिव रिएक्टर। दिस इज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो दिस इज नथिंग बट JIS इंटू X/2। ये किसको डिपेंड करेगा, इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड करेगा। जब मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूंगा तो दिस इज नथिंग बट द कैपेसिटर का वोल्टेज, टोटल इंपीडेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज नथिंग बट द रजिस्टर का वोल्टेज प्लस इंडक्टर का वोल्टेज विल बी देयर। तो ये बेटा कुछ स्टेप हैं और इन स्टेप को आप जो है फॉलो करके अपने फेजर डायग्राम को बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं बेटा, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप आपको बेटा क्लियर होने चाहिए और जब आपको स्टेप क्लियर होंगे तभी आप क्या कर सकते हैं बेटा, फेजर डायग्राम को बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप देखेंगे बेटा मेरे पास जगह नहीं है तो बेटा स्टेप आपने लिख लिए होंगे, इन स्टेप को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और वहाँ पर मैं आपके फेजर डायग्राम को ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि मैं आपको चीज़ें समझा सकूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जितना भी बोर्ड पे लिखा है आप लोगों ने जो है लिख लिया होगा। ठीक है, तो नाउ यहाँ पर मैं आपके सारे स्टेप्स को कि मैं फेजर डायग्राम कैसे बनाने वाला हूँ उन स्टेप को बारी बारी से लिख देता हूँ और वहाँ पर मैं जो है स्पेस खाली करके आपके फेजर डायग्राम को बना देता हूँ। ठीक है, तो नाउ यू कैन बी सी लाइक दैट कि आपका फेजर डायग्राम आपका कैसे बनने वाला है। ठीक है, स्टेप्स को फॉलो करते जाइए और फेजर डायग्राम को ड्रॉ करते जाइए। तो पहला स्टेप होगा, किसका फेजर ड्रॉ करूंगा, दैट इज रिसीविंग इन वोल्टेज। दैट इज रिसीविंग इन वोल्टेज को आप क्या मानेंगे हमेशा, रेफरेंस फेजर। तो रिसीविंग इन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होगा VR, रेफरेंस फेजर का एंगल कितना होगा 0। दिस इज नथिंग बट द रेफरेंस फेजर, रेफरेंस फेजर। उसके बाद आपने लैगिंग लोड लगा रखा है, तो अगर लैगिंग लोड है तो जो आपका रिसीविंग इन करंट है लैग्स रिसीविंग इन वोल्टेज बाय द एंगल ऑफ फाई आर, और जो फाई आर होगा वो 90 डिग्री से बेटा क्या होगा, कम होगा। तीसरा किसका फेजर ड्रॉ करेंगे, दिस इज नथिंग बट कैपेसिटर के वोल्टेज का फेजर। कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा, रिसीविंग इन वोल्टेज प्लस रजिस्टर का वोल्टेज प्लस इंडक्टर का वोल्टेज, एंड दिस इज नथिंग बट रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर में जब मैं इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड करूंगा तो इनका रिजल्टेंट फेजर क्या आएगा बेटा, दैट इज इंपीडेंस का वोल्टेज का फेजर, दैट इज IR इंटू Z/2। तीसरा फेजर, जैसे ही बेटा आपको कैपेसिटर के वोल्टेज का फेजर मालूम चल जाएगा आप कैपेसिटर के करंट के फेजर को ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज IC, दैट इज IC लीड्स। कैपेसिटर का जो करंट होता है लीड्स कैपेसिटर वोल्टेज बाय द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद जैसे ही बेटा आपको कैपेसिटर के करंट का फेजर मालूम चल जाएगा, IR का फेजर मालूम है, VC का फेजर मालूम है, आप सेंडिंग इन करंट के फेजर को ड्रॉ कर सकते हैं। सेंडिंग इन करंट इज इक्वल टू क्या होगा, रिसीविंग इन करंट प्लस
चार्जिंग करंट। और लास्ट फेजर क्या होगा, जैसे ही आपको सेंडिंग इन करंट कैलकुलेट हो जाएगा, आप सेंडिंग इन वोल्टेज निकाल सकते हैं। सेंडिंग इन वोल्टेज क्या होगा बेटा, दैट इज Vs। Vs इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, कैपेसिटर का वोल्टेज प्लस रजिस्टर का वोल्टेज एंड दैट इज योर इंडक्टर का वोल्टेज, दैट इज Is इंटू x/2। और रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर में जब आप इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड करेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट फेजर होगा दैट इज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस द इंपीडेंस। ठीक है, तो नाउ दिस इज द स्टेप। इन सारे स्टेप को मैं बारी बारी से फॉलो करता जा रहा हूं और आपके फेजर डायग्राम को बड़ी ही आसानी से यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, देखते जाएंगे कि फेजर डायग्राम मैं कैसे ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पर मैं स्पेस को खाली कर लेता हूँ बेटा। नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। ये सारी चीज़ें आप लिख चुके होंगे, तो इन सारी चीज़ों को बेटा मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं फेजर डायग्राम आपको बना सकूँ। चूँकि स्पेस का बेटा यहाँ पर दिक्कत है, इसलिए आप जो है साथ ही साथ मेरे नोट्स बनाते जाएंगे और मैं बहुत ही आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर रहें, क्योंकि आप मेरे सामने हैं नहीं, इसलिए आपको इमेजिन करते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर फेजर डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ। तो हमेशा क्या करेंगे, फेजर डायग्राम हमेशा रिसीविंग साइड से स्टार्ट करते हैं और हमेशा रिसीविंग इन वोल्टेज के फेजर को क्या मानते हैं, रेफरेंस फेजर मानते हैं। तो नाउ आई कैन बी ड्रॉ द फर्स्ट फेजर, दैट इज रिसीविंग इन वोल्टेज के फेजर को आपने क्या माना, रेफरेंस फेजर माना। नाउ दिस इज द रेफरेंस फेजर, दिस इज द फेजर ऑफ वी आर और वी आर का मैग्नीट्यूड है वी आर एंगल 0 डिग्री। नाउ दिस इज द रेफरेंस फेजर, दिस इज रेफरेंस फेजर, दिस इज रेफरेंस फेजर। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे लैगिंग लोड लगा रखा है, तो जो IR का फेजर होगा वो VR के फेजर से लैग करेगा। और कितने एंगल से लैग करेगा बेटा, φR से। अगर लैगिंग एंगल है तो आप उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे और अगर बेटा लीडिंग एंगल होगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्योंकि लैगिंग लोड है इसलिए आपका जो है जो रिसीविंग इन करंट होगा IR का फेजर VR के फेजर से क्या करेगा बेटा, लैग करेगा। नाउ दिस इज द फेजर ऑफ IR और कितने एंगल से बेटा लैग करेगा, दैट इज φR। तो दिस एंगल इज नथिंग बट द φR विल बी देयर। ठीक है, जैसे ही बेटा आपको VR और IR का फेजर मालूम चल जाएगा, आप किसके फेजर को ड्रॉ कर सकते हैं, कैपेसिटर के वोल्टेज के फेजर को ड्रॉ कर सकते हैं। कैपेसिटर के वोल्टेज के फेजर को ड्रॉ करने के लिए आपको रिसीविंग इन वोल्टेज के फेजर में रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड करने का पड़ेगा और रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर में आप इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड कर देंगे। तो VR का फेजर ड्रॉ कर चुका हूं, VR के फेजर में आपको IR इंटू R/2 के फेजर को ऐड करना है, रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड करना है। तो नाउ यू वांट टू लाइक दिस। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर आप कैपेसिटर के वोल्टेज के फेजर को ड्रॉ करना चाहते हैं तो रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर में आप जो रिसीविंग इन वोल्टेज के फेजर में रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड करना पड़ेगा। आप देखेंगे किसी भी फेजर में जब आप एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, सेम। तो IR इंटू R/2 का फेजर किसकी डायरेक्शन में होगा, IR की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे IR इंटू R/2 का फेजर किसकी डायरेक्शन में होगा बेटा, IR की डायरेक्शन में होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर मैं इसके ऊपर नहीं बना रहा हूं बेटा, आपको बता देता हूं जो IR इंटू R/2 का फेजर होगा वो किसकी डायरेक्शन में होगा, IR। तो IR इंटू R/2 का फेजर किसकी डायरेक्शन में है बेटा, दिस इज द फेजर ऑफ IR इंटू R/2 जो कि किसकी डायरेक्शन में बेटा, IR की डायरेक्शन में। VR के फेजर में आपको IR इंटू R/2 के फेजर को क्या करना है, ऐड करना है। जब दो फेजर को ऐड करते हैं तो पहले के हेड से दूसरे के टेल को ज्वाइन करते हो। तो आप क्या करेंगे, IR इंटू R/2 का फेजर आपको मालूम है, VR के फेजर में IR इंटू R/2 के फेजर को ऐड करना है। तो इस फेजर के पैरेलल लाइन आप क्या करेंगे, VR के हेड से क्या करने वाले हैं, खींचने वाले हैं। तो नाउ IR इंटू R/2 का फेजर IR की डायरेक्शन में है। ठीक है, जब मैं फेजर VR के फेजर में जब आप IR इंटू R/2 के फेजर को ऐड करेंगे तो इसके पैरेलल लाइन आप VR के हेड से क्या करने वाले हैं, खींचने वाले। तो दिस इज नथिंग बट द फेजर ऑफ, जस्ट इसके पैरेलल लाइन, दिस इज द फेजर ऑफ IR इंटू R/2 जो कि बेटा किसकी डायरेक्शन में है, जो कि बेटा मैंने आगे बढ़ा के लिख दिया है, जो कि किसकी डायरेक्शन में बेटा,
IR की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो दिस इज द फेजर ऑफ IR इंटू R/2 जो कि किसकी डायरेक्शन में है, IR की डायरेक्शन में है। तो VR के फेजर में आपने रिसीविंग इन वोल्टेज के फेजर में रजिस्टर के फेजर को क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर में, रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर में किसके फेजर को, रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर में किसके फेजर को बेटा ऐड करना है, दैट इज इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड करना है। तो VR के फेजर में आपने क्या किया है बेटा, रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड कर दिया। अब रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर में इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड करना है। चलो तो आप देखेंगे अब मुझे किसका फेजर ड्रॉ करना है, JIR इंटू X/2, ठीक है। अब मुझे JIR इंटू X/2 का फेजर क्या करना है बेटा, ड्रॉ करना है। तो आप देखेंगे अभी J वाले टर्म को छोड़ दीजिए। नाउ X क्या होता है बेटा, ओमेगा L। इंडक्टिव रिएक्टेंस की अगर मैं बात करूं X के बारे में केवल बात कर रहा हूं, J की बात नहीं कर रहा बेटा। मुझे किसका फेजर बनाना है, JIR इंटू X। तो अगर मैं केवल X की बात करूं, X क्या होता है, ओमेगा L। ओमेगा एक रियल नंबर है, L भी, इंडक्टर भी एक रियल नंबर होता है। तो ओमेगा L जो कि X को रिप्रेजेंट करता है, X एक कैसा नंबर है, रियल नंबर। जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो X/2 भी कैसा नंबर होगा, रियल नंबर। तो आप देखेंगे जब किसी भी फेजर में, J को हटा दीजिए, जब किसी भी फेजर IR के फेजर में जब आप एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो IR इंटू X/2, IR इंटू X/2 किसकी डायरेक्शन में होगा, IR इंटू X/2 आपका IR की डायरेक्शन में होगा। जैसे ही आप जो है IR इंटू X/2 में J से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी भी फेजर में जब आप J से मल्टीप्लाई करते हैं तो J से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फेजर होता है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है, रोटेट कर जाता है। तो नाउ यू कैन बी सी दैट IR इंटू X/2 का जो फेजर होगा वो IR की डायरेक्शन में होगा। जैसे ही आप IR इंटू X/2 में J से मल्टीप्लाई करेंगे तो IR इंटू X/2 का फेजर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। तो दिस इज द फेजर ऑफ JIR इंटू X/2 जो कि IR से कितना लीड कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है, तो दैट इज नथिंग बट द लीडिंग एंगल। कितना लीड कर रहा है, 90 डिग्री। तो आप देखेंगे किसी भी फेजर में जब आप एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो IR इंटू X/2 का फेजर IR की डायरेक्शन में होगा। जैसे ही आप IR इंटू X/2 के फेजर में J से मल्टीप्लाई करेंगे तो IR इंटू X/2 का फेजर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो दिस इज द फेजर ऑफ JIR इंटू X/2 जो कि IR से कितना लीड कर रहा है, 90 डिग्री। क्यों लीडिंग बोला, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है। तो बेटा JIR, दिस इज JIR, दिस इज JIR इंटू X/2 का फेजर IR से कितना लीड करेगा बेटा, दिस इज द लीड बाई द एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है बेटा तो मैं इस फेजर डायग्राम को थोड़ा सा और छोटा करके बनाता हूं, नहीं तो फेजर डायग्राम बेटा बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो नाउ यू कैन बी सी लाइक दैट। इस फेजर डायग्राम को मैं फिर से बनाने की कोशिश करता हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम पड़ने वाला है, ठीक है। तो नाउ अब थोड़ा सा आप इमेजिन करिएगा कि आपका फेजर डायग्राम कैसा होने वाला है, ठीक है। तो चलो फिर से स्टार्टिंग से ही आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप जो है क्या करेंगे, रिसीविंग इन वोल्टेज के फेजर को ड्रॉ करेंगे। और हमेशा जब भी फेजर डायग्राम स्टार्ट करेंगे तो हमेशा कहां से स्टार्ट करते हैं, रिसीविंग इन से स्टार्ट करते हैं फेजर। सबसे पहले किसका फेजर बनाते हैं, VR, रिसीविंग इन वोल्टेज का फेजर जो कि रेफरेंस फेजर होता है। तो आप जो है सबसे पहले मैं किसका फेजर ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, VR क्या, रिसीविंग इन वोल्टेज का फेजर ड्रॉ कर रहा हूं जो कि रेफरेंस फेजर है। नाउ दिस इज द फेजर ऑफ VR, दिस इज द फेजर ऑफ VR। क्योंकि रेफरेंस फेजर है तो इसका मैग्नीट्यूड VR है, एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। दिस इज द रेफरेंस फेजर, दिस इज रेफरेंस फेजर, दिस इज द रेफरेंस फेजर। उसके बाद लैगिंग लोड लगाया है तो दूसरा फेजर किसका होगा, IR, रिसीविंग इन करंट। रिसीविंग इन करंट का फेजर रिसीविंग इन वोल्टेज से कितना लैग करेगा, φR, जो कि 90 डिग्री से क्या होगा, कम हो। चूंकि लैगिंग लोड है इसलिए जो आपका IR का फेजर होगा, IR का फेजर
वी आर के फेजर से क्या करेगा, लैग करेगा, और ये जो लैगिंग एंगल है बेटा वो 90 डिग्री से मैंने क्या बनाया है, कम बनाया है, ठीक है। दिस इज फाई आर, दिस इज द फेजर ऑफ आई आर, ठीक है। अब जो है बात करेंगे वी आर और आई आर का फेजर आपने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। अब किसका फेजर ड्रॉ करेंगे बेटा, दैट इज कैपेसिटर का वोल्टेज। कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा, रिसीविंग इन वोल्टेज के फेजर में रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड करना है, और रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर में इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड करना है। तो पहले आपने वी आर का फेजर बना रखा है, वी आर के फेजर में रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड करना है। किसी भी फेजर में जब आप एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम होगी। तो आई आर इंटू आर का फेजर किसकी डायरेक्शन में होगा बेटा, आई आर की डायरेक्शन में होगा। वी आर में आप जब रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड करते हो, इसके जस्ट पैरेलल लाइन आप क्या करेंगे, वी आर के हेड से ड्रॉ करने वाले हैं। तो नाउ दैट इज इक्वल टू वी आर के फेजर में जब आप रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, वी आर के हेड से आप आई आर इंटू आर बाई टू के फेजर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आई आर इंटू आर का फेजर आपका आई आर की डैश में होगा, तो इसके जस्ट पैरेलल लाइन आप क्या करेंगे, आप जो है वी आर के हेड से खींच देंगे। तो दिस इज द फेजर ऑफ व्हाट, दिस इज द फेजर ऑफ आई आर इंटू एक्स बाई टू, जो कि किसकी डायरेक्शन में है बेटा, जो कि आपका डायरेक्शन में है आई आर की डायरेक्शन में। उसके बाद आप क्या करेंगे, रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर में इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड करेंगे। तो जे को भूल जाइए, जब किसी भी फेजर में आप एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम। तो आई आर इंटू एक्स बाई टू का फेजर आई आर की डायरेक्शन में होगा, और जे से मल्टीप्लाई होने के बाद आई आर इंटू एक्स का फेजर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्या कर जाएगा, आपका मूव कर जाएगा। तो आप देखेंगे जे आई आर इंटू एक्स बाई टू का जो फेजर होगा वो आई आर से कितना लीड कर जाएगा, 90 डिग्री। लीड इसलिए बोला क्योंकि एंगल किस डायरेक्शन में, 90 डिग्री। तो आई आर इंटू एक्स का फेजर, आई आर इंटू एक्स बाई टू का फेजर आई आर की डायरेक्शन में होगा, और जे से मल्टीप्लाई होने के बाद जो आई आर इंटू एक्स का फेजर है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। तो नाउ दिस इज नथिंग बट द फेजर ऑफ, और जब फेजर को ऐड करते हैं तो पहले वाले के हेड से दूसरे वाले के टेल को ज्वाइन करते हैं। तो दिस इज द फेजर ऑफ, दिस इज द फेजर ऑफ जे आई आर इंटू एक्स बाई टू का जो फेजर, जो कि आई आर से बेटा कितना लीड कर रहा है, 90 डिग्री लीड कर रहा है, ठीक है। तो रजिस्टर के वो आप देखेंगे रिसीविंग इन वोल्टेज के फेजर में रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड कर, रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर में आपने इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड कर दिया। तो इन तीनों वोल्टेज का जो रिजल्टेंट फेजर होगा वो किसका फेजर होगा बेटा, कैपेसिटर के वोल्टेज के फेजर को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देखेंगे रिसीविंग इन वोल्टेज के फेजर में रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड कर दिया, रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर में इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड कर दिया। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, पहले वाले के टेल से लास्ट वाले के हेड को ज्वाइन करने को। तो दिस इज नथिंग बट द रिजल्टेंट फेजर, और जो रिजल्टेंट फेजर है वो किसके फेजर को रिप्रेजेंट करेगा, कैपेसिटर के वोल्टेज के फेजर को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज द फेजर ऑफ वीसी, ठीक है। तो ये कैपेसिटर के वोल्टेज रेड कलर से जो बेटा मैंने आपको बनाया है वो कैपेसिटर के वोल्टेज के फेजर को रिप्रेजेंट करा। एक चीज आप ध्यान देंगे, अगर मैं रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर में इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड करूंगा तो इन दोनों फेजर का जो रिजल्टेंट है दैट इज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस द इंपीडेंस। तो आप देखेंगे रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर में इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड करेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट फेजर होगा, इनका रिजल्टेंट फेजर क्या होगा बेटा, पहले वाले के टेल से लास्ट वाले के हेड को ज्वाइन करते हैं। दिस इज द रिजल्टेंट। तो इनका जो रिजल्टेंट फेजर है दैट इज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस द इंपीडेंस। तो इनका जो रिजल्टेंट फेजर है दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस, एंड दिस इज नथिंग बट द IR into Z by 2. This is nothing but the voltage across the impedance. तो किसी भी तरीके से निकालिए, दैट इज कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा, रिसीविंग इन वोल्टेज के फेजर में रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर को, रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर में इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड कर दी तो दिस इज नथिंग बट द इनका जो रिजल्टेंट है दैट इज कैपेसिटर। या फिर आप कैपेसिटर के वोल्टेज के फेजर को बनाना चाहते हैं तो रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर में आप इंपीडेंस के वोल्टेज, रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर में आपने इंपीडेंस के वोल्टेज के फेजर को ऐड किया, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, कैपेसिटर के वोल्टेज के फेजर को। अगर कैपेसिटर के वोल्टेज का फेजर मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं, चार्जिंग करंट के फेजर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जो कैपेसिटर का करंट है IC, कैपेसिटर के करंट का फेजर IC आपके कैपेसिटर के वोल्टेज से कितना लीड कर जाएगा, 90 डिग्री। तो जो बेटा IC का फेजर होगा,
आईसी का फेजर होगा वीसी के फेजर से कितना लीड कर जाएगा बेटा, 90 डिग्री क्या कर जाएगा, लीड कर जाएगा। दिस इज द फेजर ऑफ आईसी जो कि वीसी से कितना लीड कर रहा है, 90। लीडिंग एंगल इसलिए किस डायरेक्शन में मेजर किया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है। तो आप देखेंगे आपने रिसीविंग इन वोल्टेज के फेजर को ड्रॉ कर रखा है और चार्जिंग करंट के फेजर को, आईसी के फेजर को ड्रॉ रखा है। अगर आपको रिसीविंग करंट का फेजर मालूम है, चार्जिंग करंट का फेजर, तो इन दोनों का जब मैं रिजल्टेंट फेजर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, सेंडिंग इन करंट का फेजर आ जाएगा। तो आप देखेंगे आईआर के फेजर में किसके फेजर को ऐड करना है, आईसी के फेजर को। तो जब आप फेजर एडिशन करते हैं तो पहले वाले के हेड से दूसरे वाले को टेल ज्वाइन करते हैं। तो आप देखेंगे वीआर के फेजर में किसके फेजर को ऐड करना है, दैट इज चार्जिंग करंट, आईसी के फेजर को ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, आईसी के पैरेलल लाइन आईआर के हेड से क्या करेंगे, खींचने वाले हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आईआर के फेजर में आईसी के फेजर को ऐड करना है, तो आईआर के हेड से आईसी के पैरेलल लाइन क्या करेंगे, खींचने वाले हैं। तो आईआर के हेड से आप क्या करेंगे, आईसी के पैरेलल लाइन, तो बेटा आईसी के पैरेलल लाइन आप आईआर के हेड से खींचेंगे। तो नाउ आई कैन बी ड्रॉ द सेम पैरेलल लाइन, दिस इज द फेजर ऑफ आईसी। इसके पैरेलल लाइन आपने यहां से खींच दी, और जब आप फेजर एडिशन करते हो तो पहले के हेड से दूसरे के टेल को ऐड करते हैं। तो आईआर के फेजर में आपने आईसी के फेजर को ऐड कर दिया, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, इनका रिजल्टेंट होगा पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को ज्वाइन। इनका रिजल्टेंट फेजर क्या होगा बेटा, दैट इज सेंडिंग इन करंट के फेजर को रिप्रेजेंट। दिस इज द फेजर ऑफ आई एस, दिस इज द फेजर ऑफ IS, सेंडिंग इन करंट के फेजर को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो मैंने ब्लू वाला फेजर बनाया है वो किसके फेजर को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, IS, सेंडिंग इन करंट के फेजर को ऐड करेगा। IR के फेजर में जब आप IC के फेजर को ऐड करेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट फेजर होगा दैट इज नथिंग बट द सेंडिंग इन करंट फेजर होने वाला है। जैसे ही बेटा आपको सेंडिंग इन करंट का फेजर आपको मालूम चल जाएगा, आप क्या कर सकते हैं, इस रजिस्टर के वोल्टेज और इस इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज द फेजर ऑफ IS, सेंडिंग इन करंट का फेजर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे बेटा, जैसे ही आपको सेंडिंग इन करंट का फेजर आ जाएगा, आप रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर को बना सकते हैं, इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर को बना सकते हैं। आपको कैपेसिटर के वोल्टेज का फेजर तो आपको मालूम है, कैपेसिटर के वोल्टेज के फेजर में मुझे किसके फेजर को ऐड करना है, दैट इज नथिंग बट द रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड करना है, ठीक है। आप देखेंगे IS का फेजर आपको मालूम है, तो IS इंटू R/2 का फेजर आप बना सकते हैं। तो आप देखेंगे दिस इज नथिंग बट द सेंडिंग इन करंट फेजर। किसी भी फेजर में जब आप एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके फेजर के मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, सेम। तो जैसे ही मैं IS के फेजर में R/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, किसी भी फेजर में जब आप रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, सेम। तो IS इंटू R/2 का फेजर होगा किसकी डायरेक्शन में होगा, IS की डायरेक्शन में। तो आप क्या करेंगे, मुझे कैपेसिटर के वोल्टेज के फेजर में IS इंटू R/2 के फेजर को ऐड करना है। IS इंटू R/2 का फेजर किसकी डायरेक्शन में होगा बेटा, दैट इज सेंडिंग इन करंट की डायरेक्शन में होने वाला है। तो आपको कैपेसिटर के वोल्टेज का फेजर मालूम है, कैपेसिटर के वोल्टेज के फेजर में आपको IS इंटू R/2 का फेजर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, VC के हेड से IS इंटू R/2 के पैरेलल लाइन क्या करने वाले हैं, खींचने वाले हैं। तो नाउ यू कैन बी सी लाइक दैट, आपने VC के फेजर में किसके फेजर को ऐड कर दिया, दैट इज नथिंग बट द दिस इज IS इंटू R/2। ये फेजर किसकी डायरेक्शन में होगा बेटा, दिस फेजर इज नथिंग बट द इन द डायरेक्शन ऑफ IS, ठीक है। दिस फेजर इज नथिंग बट द इन द डायरेक्शन ऑफ IS। अब आप देखेंगे रजिस्टर के कैपेसिटर के वोल्टेज के फेजर में रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड करें, रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर में किसके फेजर को ऐड करेंगे, इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर में इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड करना है। जे को हटा दीजिए, किसी भी x/2 एक रियल नंबर, किसी भी फेजर में जब आप एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड में क्या होगा, चेंज आएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम। तो IS इंटू x/2 का फेजर किसकी डायरेक्शन में होगा बेटा, IS की डायरेक्शन में होने वाला है, ठीक है। तो आप देखेंगे IS इंटू x/2 का फेजर IS की डायरेक्शन होगा। जैसे ही आप जो है IS इंटू x/2 में J से मल्टीप्लाई करेंगे तो IS इंटू x/2 का फेजर 90 डिग्री क्या कर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो दिस इज द फेजर ऑफ J, IS इंटू x/2 का फेजर जो कि IS से
क्या कर गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर गया। तो आप देखेंगे दिस इज द फेजर ऑफ जे आई एस इंटू एक्स बाई टू का फेजर, जो कि आई एस है कितना लीड कर रहा है 90 डिग्री। क्यों लीड कर रहा है? क्योंकि एंगल क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप देखेंगे जे आई एस इंटू एक्स बाई टू का जो फेजर होगा दिस इज द फेजर ऑफ जे आई एस इंटू एक्स बाई टू का फेजर आई एस से कितना लीड कर रहा है बेटा 90 डिग्री क्या कर रहा है बेटा लीड कर रहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे आपने कैपेसिटर के वोल्टेज के फेजर में रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड कर दिया, रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर में आपने इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड कर, तो इन तीनों वोल्टेज के फेजर का जो रिजल्टेंट फेजर है दैट इज नथिंग बट द सेंडिंग इन वोल्टेज फेजर। इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा बेटा पहले वाले के टेल से, पहले वाले के टेल से लास्ट वाले के हेड को आप क्या कर दीजिए ज्वाइन कर दीजिए। तो दिस इज नथिंग बट द रिजल्टेंट। कैपेसिटर के वोल्टेज के फेजर में जब आप रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड कर देंगे और रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर में जब आप इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड करेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट फेजर है दिस इज नथिंग बट द फेजर ऑफ व्हाट सेंडिंग इन वोल्टेज। दिस इज द जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है वो किसका फेजर है बेटा दैट इज सेंडिंग इन वोल्टेज का फेजर है। और आप देखेंगे रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर में जब मैं इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड करूंगा दिस इज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस द इंपीडेंस। तो रजिस्टर के वोल्टेज के फेजर में जब आप इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर को ऐड करेंगे तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा पहले वाले के टेल से लास्ट वाले के हेड को ज्वाइन करेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट फेजर है दिस इज द फेजर ऑफ इंपीडेंस के अक्रॉस वोल्टेज दैट इज आई एस इंटू जेड बाई। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट योर कंप्लीट फेजर डायग्राम ऑफ द नॉमिनल टी मॉडल ऑफ ए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। अब इसमें हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं। सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट के फेजर के बीच का जो एंगल होता है दैट इज नथिंग बट द फाई एस। सेंडिंग इन वोल्टेज का फेजर ये मैंने ग्रीन कलर से बना रखा है, सेंडिंग इन करंट का फेजर मैंने ब्लू कलर से बना रखा है। तो आप देखेंगे सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट के बीच का जो एंगल है दैट एंगल इज नथिंग बट द फाई एस। तो ये जो मैंने रेड कलर से एंगल दिखाया दिस इज नथिंग बट द फाई एस। सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट के बीच का एंगल क्या होता है फाई एस। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बताया था कि सेंडिंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता है दैट इज नथिंग बट कॉल्ड द लोड एंगल या फिर टॉर्क एंगल या फिर पावर एंगल and that is nothing but represented by delta। तो this is sending in voltage ग्रीन कलर से बना है और ब्लैक कलर से VR। सेंडिंग इन वोल्टेज रिसीविंग वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड लोड एंगल टॉर्क एंगल या फिर पावर एंगल एंड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा विल बी देयर। और बेटा एक चीज और आपको ध्यान से देखनी है कि जो है आपके मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो सेंडिंग इन करंट का मैग्नीट्यूड है वो रिसीविंग करंट के मैग्नीट्यूड से कम है। मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है तो लेंथ कंपेयर, दिस इज द फेजर ऑफ वीआर एंड दिस इज द फेजर ऑफ आईएस। अगर बेटा मुझे वीआर और दैट इज अगर मुझे रिसीविंग इन करंट और सेंडिंग इन करंट के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है तो मुझे रिसीविंग इन करंट के फेजर का मैग्नीट्यूड और सेंडिंग इन करंट के फेजर के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करो। तो आप देखेंगे आईआर के फेजर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या फिर लेंथ ज्यादा है, तो आप देखेंगे मुझे रिसीविंग इन करंट और सेंडिंग इन करंट के मैग्नीट्यूड में कंपेयर करना है, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है किसका मैग्नीट्यूड कम है। तो आप देखेंगे अगर आप रिसीविंग करंट का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो रिसीविंग इन करंट के फेजर की लेंथ देखिए, इसके फेजर की लेंथ जो होगी रिसीविंग करंट का जो फेजर है उसकी जो लेंथ होगी दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ आईआर। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आईआर। ठीक है, और आप देखेंगे आपका सेंडिंग इन करंट का फेजर ये है, सेंडिंग इन करंट के फेजर की अगर मैं लेंथ निकालूंगा तो दिस इज द लेंथ और बेटा सेंडिंग इन करंट के फेजर की जो लेंथ होगी दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ आईएस। तो आप देखेंगे आईआर के फेजर की लेंथ ज्यादा है और आईएस के फेजर की लेंथ कम है। तो आप देखेंगे रिसीविंग इन करंट के फेजर का लेंथ ज्यादा है और सेंडिंग इन करंट के फेजर का लेंथ कम है। तो अगर लेंथ ज्यादा है तो रिसीविंग इन करंट के फेजर की अगर लेंथ ज्यादा है तो रिसीविंग इन करंट का मैग्नीट्यूड सेंडिंग इन करंट के मैग्नीट्यूड से हमेशा क्या होता है ज्यादा होता है। तो एक कंक्लूजन बेटा आप यहां पर लिखेंगे इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन
द रिसीविंग इन करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेंडिंग इन करंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होता है। किसकी वजह से ज्यादा हुआ? क्योंकि जो चार्जिंग करंट है, चार्जिंग करंट ने क्या किया, रिसीविंग करंट का मैग्नीट्यूड ये था, रिसीविंग करंट में जैसे आपने चार्जिंग करंट ऐड किया तो सेंडिंग इन करंट का फेजर आया, जिसकी वजह से सेंडिंग इन करंट का जो मैग्नीट्यूड था वो क्या हो गया, कम। अगर बेटा चार्जिंग करंट को मैं कम करता जाऊं, चार्जिंग करंट को मैं अगर मैं कम करता जाऊंगा तो आप देखेंगे सेंडिंग इन करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। चार्जिंग करंट जैसे जैसे कम होता जाएगा सेंडिंग इन करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में चार्जिंग करंट आपका फ्लो करता है, जिसकी वजह से सेंडिंग इन करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो रिसीविंग करंट के मैग्नीट्यूड से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आप लिखेंगे इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन रिसीविंग इन करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, रिसीविंग इन करंट का मैग्नीट्यूड सेंडिंग इन करंट से ज्यादा होगा। किसकी वजह से? ड्यू टू द चार्जिंग करंट। अगर ये चार्जिंग करंट ना फ्लो करता, अगर ये चार्जिंग करंट ना फ्लो करता, ध्यान से देखो, अगर ये चार्जिंग करंट ना होता मतलब चार्जिंग करंट शंट ब्रांच में फ्लो कर रहा था। अगर चार्जिंग करंट ना होता मतलब शंट ब्रांच में करंट नहीं, मतलब शंट ब्रांच को ओपन कर देते तो आप देखेंगे रिसीविंग इन करंट हमेशा किसके बराबर होता, सेंडिंग इन करंट के बराबर होता। लेकिन ऐसा नहीं है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आपका चार्जिंग करंट क्या करता है, फ्लो करता है। चार्जिंग करंट की वजह से आपका जो सेंडिंग इन करंट का मैग्नीट्यूड है वो रिसीविंग करंट से कम होता है। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन रिसीविंग इन करंट का मैग्नीट्यूड सेंडिंग इन करंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होता है। किसकी वजह से? ड्यू टू द चार्जिंग करंट, ड्यू टू द चार्जिंग करंट। ठीक है, आपके मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में चार्जिंग करंट फ्लो करता है, जिसकी वजह से सेंडिंग इन करंट का मैग्नीट्यूड रिसीविंग इन करंट के मैग्नीट्यूड से हमेशा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका फेजर डायग्राम मैंने बनाया है और ये फेजर डायग्राम किसके लिए बेटा, लैगिंग लोड के लिए है। ठीक है, तो यहां पर मैं डाल देता हूं, दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ नॉमिनल टी मॉडल, दिस इज फेजर डायग्राम of nominal T model for lagging load, for किस लोड के लिए बेटा, for lagging load, for lagging load। ठीक है, अब यहां पर बेटा हम लोग देखना चाहते हैं कि अगर मैं आपको मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का एक मॉडल पढ़ा चुका हूं तो यहां से हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ये जो आपके कंक्लूजन होंगे ये न्यूमेरिकल को देखते हुए भी मैंने बनाए हुए हैं और ये जनरली आपके हमेशा क्या रहते हैं, ट्रू रहते हैं। तो नेक्स्ट बेटा अपने पास हेडिंग होगी दैट इज कंपैरिजन बिटवीन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड शॉर्ट ट्रांसमिशन। कुछ कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग कुछ कंपैरिजन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो नाउ यू कैन बी सी द सम कंपैरिजन। ठीक है, यू कैन बी सी द सम कंपैरिजन। अगर आपका जो है मैंने बताया कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग इन करंट का मैग्नीट्यूड रिसीविंग करंट के मैग्नीट्यूड से कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि चार्जिंग, अगर चार्जिंग करंट ना होता तो आपको मैंने दिखाया था कि सेंडिंग इन करंट और रिसीविंग करंट बराबर होते, क्योंकि चार्जिंग करंट आपका फ्लो करता है, जिसकी वजह से सेंडिंग इन करंट का मैग्नीट्यूड रिसीविंग इन करंट के मैग्नीट्यूड से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये फैक्टर आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट बेटा अपने पास नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज फेजर, दैट इज कंपैरिजन बिटवीन, नेक्स्ट है कंपैरिजन बिटवीन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, कंपैरिजन बिटवीन शॉर्ट ट्रांसमिशन एंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग कुछ कंपैरिजन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो नाउ यू कैन बी सी द सम कंपैरिजन। ठीक है, चलो यहां पर मैं लिख देता हूं पैरामीटर और यहां पर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में उसकी वैल्यू कितनी और यहां पर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं बेटा पहले
पैरामीटर। दूसरा होगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, और दूसरा होगा बेटा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो पहला हम लोग अगर कंपैरिजन करना चाहें, पहला कंपैरिजन आप देखेंगे कि सेंडिंग इन करंट में कंपैरिजन करना चाहता हूं कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग इन करंट और आपका दैट इज मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग इन करंट रिसीविंग इन करंट के कंपैरिजन में कितना होता है, बड़ा होता है, कम होता है, ज्यादा होता है या फिर बराबर होता है। तो आप देखेंगे पहला कंपैरिजन है कि रिसीविंग इन करंट के, क्योंकि आपको हमेशा आप देखेंगे रिसीविंग इन करंट आपको मालूम होता है, रिसीविंग इन करंट के कंपेयर में मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जब मैं रिसीविंग इन के करंट से सेंडिंग इन करंट को कंपेयर करूंगा तो सेंडिंग इन करंट रिसीविंग से ज़्यादा होगा, कम होगा, बराबर होगा। और आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जब मैं सेंडिंग इन करंट को कंपेयर करूंगा रिसीविंग इन करंट से तो आपका जो सेंडिंग इन करंट है वो रिसीविंग करंट से बड़ा होगा, बराबर होगा, फिर छोटा होगा। तो पहला कंपेरिजन है दैट इज सेंडिंग इन करंट में, ठीक है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आप देखेंगे कि शंट कैपेसिटर तो होता नहीं है, तो जो सेंडिंग इन करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा क्या होता है, रिसीविंग इन करंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग इन करंट और रिसीविंग करंट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर दोनों करंट बराबर होते हैं तो मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में मैंने आपको बताया कि जो सेंडिंग इन करंट का मैग्नीट्यूड है वो रिसीविंग करंट के मैग्नीट्यूड से कम होता है। किसकी वजह से, चार्जिंग करंट की वजह से। तो आप देखेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हमेशा जो सेंडिंग इन करंट का मैग्नीट्यूड है वो आपके रिसीविंग इन करंट के मैग्नीट्यूड से छोटा होगा। और क्यों छोटा होता है, ड्यू टू द चार्जिंग करंट, ड्यू टू द चार्जिंग करंट फ्लो इन द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ड्यू टू द चार्जिंग करंट, ड्यू टू द चार्जिंग करंट flowing in the medium transmission line, due to the charging current, due to the charging current, due to the charging current that is IC। क्योंकि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में चार्जिंग करंट फ्लो करता है जिसकी वजह से आपका सेंडिंग इन करंट का मैग्नीट्यूड रिसीविंग करंट के मैग्नीट्यूड से क्या होता है, छोटा होता है। दूसरा एक्टिव पावर में लॉस देखेंगे कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आपका एक्टिव पावर में ज़्यादा लॉस होता है कि आपका जो है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आपका ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादा लॉस होता है। इस चीज़ को जो है हम लोग यहाँ पर आपको बताने के लिए मैं दोनों फिगर आपको बना देता हूँ। मुझे देखना है कि किस ट्रांसमिशन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आपका ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉसेज होते हैं वो किस में ज़्यादा होते हैं, शॉर्ट में कि मीडियम में, ठीक है। दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आप क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में लाइन का जो टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस ही क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। दिस इज द मॉडल ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के टी मॉडल को यहां पर मैं कंसीडर कर लेता हूं कंपेयर करने के लिए। तो आप देखेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के टी मॉडल में half of the resistance and half of the inductance is concentrated on the sending in side, half of the resistance and half of the inductance is concentrated on the receiving in side। और लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस है that is concentrated on the center of the transmission line। तो this is the half of the resistance, half of the inductance, half of the resistance, half of the inductance is concentrated on the sending and receiving। और लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस है that is concentrated on the center of the transmission line, ठीक है। now this is, अब आप देखेंगे दोनों को मुझे कंपेयर करना है, ठीक है। now I want to the compare। तो पहला चीज आप देखेंगे कि दोनों को कंपेयर करने के लिए कुछ चीज मुझे सेम माननी पड़ेगी। तो मैं मान लेता हूं कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन में रेजिस्टेंस लगभग क्या है, बराबर है। यहां भी कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम, और यहां भी लगभग कितना है, 5। थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा लेंथ बढ़ने से, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू वैसे भी आप क्या रखते हैं, हमेशा कम ही रखते हैं, ठीक है। तो यहां मैंने मान लिया कि आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम, और मीडियम ट्रांसमिशन में 5 ओम। तो 5 ओम में से हाफ ऑफ द resistance is concentrated on the receiving end side and half of the resistance is concentrated on the sending end side। आपको समझाने के लिए
यहां भी मैं आपके शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल को नॉमिनल टी के मॉडल की तरह ही क्या करने वाला हूं, बनाने वाला हूं। ठीक है, एक चीज बेटा आपको मालूम होगी कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो आपका सेंडिंग इन करंट होता है, सेंडिंग इन करंट वो रिसीविंग इन करंट से हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो अगर मैं बात करूं रिसीविंग इन करंट 5 एम्पियर है तो सेंडिंग इन करंट रिसीविंग से कम ही होगा, तो यहां मान लेते हो 4 एम्पियर। लेकिन आप देखेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो रिसीविंग इन करंट और सेंडिंग इन करंट दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो सेंडिंग इन करंट और रिसीविंग इन करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, बराबर होता है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में रिसीविंग इन करंट और सेंडिंग इन करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में रिसीविंग इन करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है और सेंडिंग इन करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे रिसीविंग इन में 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, यहाँ भी 5 एम्पियर, तो यहाँ पर सेंडिंग करंट 5 एम्पियर होगा, यहाँ पर सेंडिंग इन करंट रिसीविंग से थोड़ा सा कम होगा। तो 5 से थोड़ा सा कम मैंने कितना मान लिया, दैट इज 4 एम्पियर यहाँ पर कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो आप देखेंगे अब दोनों को कंपेयर करने के लिए आप अपने रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द इंडक्टेंस में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को मैंने क्या कर दिया, हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस हाफ ऑफ द इंडक्टेंस is concentrated on the sending in side, half of the resistance and half of the inductance is concentrated on the receiving in side. So now this is equal to 2.5, this is L by 2, this is R by 2, this is R by 2, this is 2.5 ohm, this is L by 2. तो आप देखेंगे कि अब मुझे लॉसेज कंपेयर करने हैं। ट्रांसमिशन लाइन में लॉस किस में होगा बेटा, एक्टिव पावर में लॉस केवल होगा रजिस्टर में, यहां भी रजिस्टर में, यहां भी एक्टिव पावर में लॉस किस में होता है, ट्रांसमिशन लाइन में रजिस्टर में। तो आप देखेंगे पहले रिसीविंग इन साइड में दोनों में कंपेयर करते हैं, रिसीविंग इन साइड पे दोनों में कंपेयर है। रिसीविंग इन साइड यहां पर कितना करंट है, 5 एम्पियर, यहां भी कितना 5 एम्पियर। रिसीविंग इन साइड कितना रजिस्टेंस है, दैट इज 2.5, यहां भी 2.5। तो यहां पर आप देखेंगे रजिस्टर में जो लॉस होगा रिसीविंग इन साइड में मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आप देखेंगे कि रिसीविंग इन साइड पे दोनों में बराबर लॉस हो रहा है। लेकिन आप सेंडिंग इन साइड देखेंगे, सेंडिंग इन साइड यहां पर करंट कितना है, 5 एम्पियर, यहां पर 4 एम्पियर, रजिस्टेंस 2.5 है, 2.5 रजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। लेकिन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग इन साइड पे ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, रिसीव, और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग इन में कम करंट। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग इन के पास करंट की वैल्यू कम है तो लॉस भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में करंट ज्यादा है तो लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर बेटा मैं कंपेयर करूं कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में किसमें लॉस ज्यादा होता है, तो आप देखेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग इन में ज्यादा करंट फ्लो करता है, जिसकी वजह से सेंडिंग इन में ज्यादा पावर लॉस होगा, और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग इन में कम करंट फ्लो करता है तो इसमें लॉस कम होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में अगर मैं पावर लॉस की बात करूं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉस क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आपका पावर लॉस, ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर लॉस है वो क्या होगा बेटा, कम होगा। ठीक है, तो जनरली देखा जाता है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर लॉस होता है वो ज्यादा होता है, वहीं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर लॉस होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, पावर लॉस ज्यादा होगा और इसमें पावर लॉस कम होगा। तो अगर मैं जनरली दोनों को कंपेयर करना चाहिए, रफ कंपैरिजन है, कोई हार्ड एंड फास्ट कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप जनरली देखेंगे तो शॉर्ट ट्रांसमिशन में पावर लॉस ज्यादा होगा, मीडियम ट्रांसमिशन में पावर लॉस कम होगा। ठीक है, अगर मैं तीसरे पैरामीटर को यहां पर कंपेयर करना चाहूं, ट्रांसमिशन इफिशिएंसी किस ट्रांसमिशन लाइन की अच्छी होती है, तो ट्रांसमिशन इफिशिएंसी क्या होता है, परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन इफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है आउटपुट एक्टिव पावर, जिसको रिसीविंग इन एक्टिव पावर बोलते हैं, दैट इज इनपुट एक्टिव पावर, दैट इज सेंडिंग इन पावर मल्टीप्लाइड बाई 100। चूंकि हमें आउटपुट पैरामीटर मालूम होते हैं, रिसीविंग इन साइड की पावर आपको मालूम होती है, तो मैं सेंडिंग इन पावर को रिसीविंग इन पावर के टर्म में लिख रहा हूं। तो दैट इज आउटपुट एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय इनपुट एक्टिव पावर, क्या होगी, आउटपुट एक्टिव पावर प्लस लॉसेज इनटू 100। आप देखेंगे मान लीजिए दोनों ट्रांसमिशन लाइन में आप आउटपुट में इक्वल पावर ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेज ज्यादा होते हैं तो ट्रांसमिशन इफिशिएंसी कम होती है, वहीं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आपकी ट्रांसमिशन लॉसेज क्या होते हैं, कम होते हैं, तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की ट्रांसमिशन इफिशिएंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो
इक्वल आउटपुट अगर दोनों में ट्रांसफर करना है, अगर आप इक्वल अमाउंट ऑफ द पावर दोनों ही ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिट करना चाहते हैं, क्योंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन में लॉस ज्यादा होगा तो ट्रांसमिशन इफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। वहीं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिशन लॉसेज कम होंगे तो ट्रांसमिशन इफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर मैं जो है कंपेयर करना चाहूं दोनों की ट्रांसमिशन इफिशिएंसी की, तो आप देखेंगे जो ट्रांसमिशन इफिशिएंसी होती है लॉस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसमें लॉस ज्यादा उसकी ट्रांसमिशन इफिशिएंसी कम, और जिसमें बेटा लॉस कम उसकी ट्रांसमिशन इफिशिएंसी ज्यादा। तो मीडियम और शॉर्ट में अगर आप जनरली कंपेयर करना चाहें तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेज ज्यादा होते हैं तो ट्रांसमिशन इफिशिएंसी क्या होती है बेटा, कम होती है। वहीं आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेज ज्यादा होते हैं तो ट्रांसमिशन इफिशिएंसी कम होती है, और मीडियम ट्रांसमिशन में लॉस कम होता है तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की जो इफिशिएंसी होती है वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है। अब हम लोग यहाँ पर चौथे पैरामीटर को कंपेयर करना चाहते हैं जिसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा वोल्टेज रेगुलेशन को समझ लेते हैं कि रफली वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, दैट इज कि आपका जो है वोल्टेज रेगुलेशन का रफली मतलब क्या होता है। तो इस चीज को समझाने के लिए मैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, तो आप देखेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आप लाइन के टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस को ही केवल क्या करते हैं बेटा, कंसीडर करते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आप केवल और केवल बेटा रफली वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो रफली शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के टर्म से, ठीक है, वहां से हम लोग चीजें ज्यादा अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आप लाइन के टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस को ही केवल क्या करते हैं बेटा, कंसीडर करते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट सेंडिंग इन वोल्टेज, दिस इज सेंडिंग इन वोल्टेज, दिस इज रिसीविंग इन वोल्टेज, दिस इज रिसीविंग इन वोल्टेज। ठीक है, सेंडिंग इन करंट को रिप्रेजेंट करते हैं IS से एंड रिसीविंग करंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं IR से। ठीक है, चलो अगर मैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन, परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन की बात करूं, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है बेटा, सेंडिंग इन वोल्टेज माइनस रिसीविंग इन वोल्टेज डिवाइडेड बाई रिसीविंग इन वोल्टेज इंटू 100। ठीक है, तो अगर आप वोल्टेज रेगुलेशन निकालना चाहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन में चेंज इन द वोल्टेज, ठीक है, जब आप ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड से फुल लोड में लेके आते हैं तो आपके रिसीविंग इन वोल्टेज में कितना चेंज होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन को अगर मैं परसेंटेज में निकालूं, वैसे वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, नो लोड के समय रिसीविंग इन वोल्टेज कितना होता है, सेंडिंग इन वोल्टेज के बराबर। जो लोड लगा देते हैं तो रिसीविंग इन वोल्टेज को VR से, तो चेंज कितना होगा, VS माइनस VR। तो आप देखेंगे रेगुलेशन का मतलब है कि रिसीविंग इन वोल्टेज को जब आप नो लोड से फुल लोड में लेकर आए, नो लोड के समय रिसीविंग इन वोल्टेज कितना होता है, सेंडिंग इन वोल्टेज के बराबर VS, और फुल लोड के समय जब लोड लगा दे तो रिसीविंग वोल्टेज को VR। तो चेंज कितना हुआ बेटा, नो लोड से फुल लोड पे जब आपने जो है, जब आपने शॉर्ट ट्रांसमिशन नो लोड से फुल लोड पे लाया तो चेंज कितना हो, VS माइनस VR। अगर मुझे इसको परसेंटेज में निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट से डिवाइड करना पड़ेगा। VS माइनस VR ये कोई आपका क्या है, दैट इज फ्लक्चुएशन है, फिर चेंज इन वोल्टेज। ठीक है, तो रिसीविंग इन में कितना चेंज हो रहा है, VS माइनस VR। ठीक है, परसेंटेज में निकालने के लिए आप इसको एक रेफरेंस वैल्यू VR से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जनरली क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब कि चेंज इन द रिसीविंग इन वोल्टेज, कब, जब आप रिसीविंग इन टर्मिनल को नो लोड से किस लोड पे लेके आते हैं, फुल लोड पे। तो नो लोड से फुल लोड लाने पे रिसीविंग इन पे जो चेंज होगा VS माइनस VR। तो जनरली रेगुलेशन का मतलब है कि दैट इज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या है, सेंडिंग इन वोल्टेज माइनस रिसीविंग इन वोल्टेज, दैट चेंज इज नथिंग बट कॉल्ड रेगुलेशन। जब आप इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो रेफरेंस वैल्यू VR से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये चीज आपका केवल किसको बता रहा है, परसेंटेज में रेगुलेशन। अगर आप रेगुलेशन निकालना चाहते हो तो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, अगर रेगुलेशन मतलब है नो लोड से फुल लोड लाने पे रिसीविंग इन वोल्टेज में कितना चेंज हो रहा है, VS माइनस VR। चलो ये VS है सेंडिंग इन वोल्टेज, ये VR है, तो VS माइनस VR क्या होगा बेटा, लाइन में ड्रॉप। आप देखेंगे इस लाइन के एक टर्मिनल का वोल्टेज कितना है बेटा, सेंडिंग इन वोल्टेज का टर्मिनल वोल्टेज कितना है VS, रिसीविंग इन वोल्टेज का टर्मिनल वोल्टेज कितना है VR। तो आप देखेंगे VS माइनस VR क्या बताएगा, लाइन में ड्रॉप। तो VS माइनस VR क्या बताएगा बेटा, ट्रांसमिशन लाइन ड्रॉप। ठीक है, तो आप देखेंगे
लाइन में जितना ज्यादा ड्रॉप होगा उतना ही कम रिसीविंग इन वोल्टेज आपको पहुंचेगा, मतलब चेंज उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप देखेंगे कि रेगुलेशन का मतलब है कि नो लोड से फुल लोड में, जब नो लोड के समय यहां पर कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा था, जब आप ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड कंडीशन में रखेंगे तो कोई भी ड्रॉप नहीं था। लेकिन जैसे ही आप लोड कनेक्ट करेंगे तो क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में करंट फ्लो करेगा तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो अगर मान लीजिए यहां पर 11 केवीए मेंटेन किया था तो नो लोड के समय कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो पूरा का पूरा जो सेंडिंग इन वोल्टेज है वो किसके बराबर हो जाएगा, रिसीविंग इन वोल्टेज। लेकिन जैसे ही आप लोड लगा देंगे तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने की वजह से आपकी लाइन में क्या होंगे, ड्रॉप होंगे। तो मान लो कितना ड्रॉप हो गया, 1 kV का ड्रॉप हो गया, तो 11 में से जब लोड लगा दिया तो करंट फ्लो करेगा, तो लाइन में 1 kV का ड्रॉप हो गया, तो रिसीविंग इन में केवल कितना वोल्टेज पहुंचेगा, 10 kV पहुंचेगा। तो आप देखेंगे नो लोड से जब मैंने फुल लोड पे लेके आया तो नो लोड के समय वोल्टेज था 11 kVA, फुल लोड पे कितना है रिसीविंग इन वोल्टेज 10 kV, तो कितना बेटा चेंज आया, 11 माइनस 10 दैट इज 1 kV। 1 kV किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ट्रांसमिशन लाइन ड्रॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जनरली वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि लाइन में जो ड्रॉप होगा, लाइन में जो भी ड्रॉप होगा वही क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन। अगर लाइन में ज्यादा ड्रॉप होगा तो रिसीविंग इन वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। रिसीविंग इन वोल्टेज की वैल्यू कम होगी मतलब ड्रॉप क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ड्रॉप बढ़ता जाएगा, यहां 2 kV है तो यहां कितना आएगा, 9, तो आप देखेंगे चेंज कितना है, 11 माइनस 9 कितना है, 2 kV। अगर आपका ड्रॉप ज्यादा होगा तो वोल्टेज में रेगुलेशन क्या होगा बेटा, आपका ज्यादा होगा, ठीक है, फ्लक्चुएशन आपका ज्यादा होगा। तो जनरली आप देखेंगे रेगुलेशन का मतलब होता है सेंडिंग इन वोल्टेज माइनस रिसीविंग इन वोल्टेज। सेंडिंग इन वोल्टेज माइनस रिसीविंग इन वोल्टेज किसको डिपेंड करता है, लाइन के ड्रॉप को। तो एक बड़ा मतलब आपको ये समझ में आया कि वोल्टेज रेगुलेशन किसको बताता है, लाइन के ड्रॉप को। अगर ट्रांसमिशन लाइन में ड्रॉप ज्यादा होगा तो रेगुलेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ट्रांसमिशन लाइन में ड्रॉप क्या होगा, कम होगा, तो रेगुलेशन भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग एक चीज चेक करने वाले हैं कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में किसमें रेगुलेशन ज्यादा होता है। तो जिसमें बेटा ड्रॉप ज्यादा होगा उसमें रेगुलेशन भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। जिसमें ड्रॉप आपका कम होगा उसमें रेगुलेशन भी हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर हमें कंपेयर करना है कि किस ट्रांसमिशन लाइन में आपका ड्रॉप जो है ज्यादा होता है। जिस लाइन में ड्रॉप ज्यादा होगा उसमें रेगुलेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जिस लाइन में ड्रॉप आपका कम होगा उसमें रेगुलेशन भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो जरा कंपेयर करते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को, ठीक है। तो चलो, तो नाउ मैं कंपेयर करने जा रहा हूं। नाउ दिस इज रेजिस्टेंस इंडक्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस इंडक्टेंस। ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। दिस इज द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन के टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस को मैंने हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस कंसंट्रेट कर दिया सेंडिंग इन साइड में, हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द इंडक्टेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द रिसीविंग इन साइड। टोटल रेजिस्टेंस आर ही है, टोटल इंडक्टेंस अभी भी एल है, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द इंडक्टेंस को सेंडिंग इन साइड पे कंसंट्रेट कर दिया और हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द इंडक्टेंस को रिसीविंग इन साइड पे कंसंट्रेट कर दिया है। तो दिस इज नथिंग बट द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, दिस इज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। नाउ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंडक्टेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंडिंग इन साइड, हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंडक्टेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द रिसीविंग इन साइड। और लाइन में बीच में क्या भी होगा बेटा, टोटल कैपेसिटेंस बीच में क्या होगा, कंसंट्रेट होगा। नॉमिनल टी मॉडल है, दिस इज R/2, दिस इज L/2, दिस इज R/2, दिस इज L/2। दिस इज मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। अब मुझे देखना है किस लाइन में ड्रॉप आपका कम होगा, किस में ज्यादा होगा, ठीक है। तो नाउ करंट दोनों में सेम मान लेता हूं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में रिसीविंग इन करंट और सेंडिंग इन करंट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना रिसीविंग इन करंट होगा उतना ही सेंडिंग इन करंट होगा, ठीक है। सेंडिंग इन करंट दोनों में बराबर, रिसीविंग इन करंट एंड सेंडिंग इन करंट दोनों बराबर होते हैं। लेकिन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में चार्जिंग करंट की वजह से जो सेंडिंग इन करंट होता है वो रिसीविंग इन करंट से हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो रिसीविंग करंट अगर 5 एम्पियर है तो सेंडिंग इन करंट क्या होगा बेटा, 5 से कम होगा, ठीक है। नाउ रेजिस्टेंस इंडक्टेंस सेम मान लेते हैं, ठीक है। नाउ टोटल 5 मान रहा हूं तो यहां पर भी 2.5 है, यहां भी मान लो 2.5 ही मान लो,
अगर मैं रिएक्टेंस लिखूं यहां भी इसको 2.5 मान लो एंड दिस इज 2.5, तो टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम, टोटल इंडक्टिव रिएक्टेंस भी 5 ओम, तो हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंडिंग एंड साइड, हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द इंडक्टेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द रिसीविंग एंड साइड। यहां भी टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर ही मान के चल रहा हूं। नाउ दिस इज 2.5। तो आप देखेंगे कि रिसीविंग एंड साइड पे दोनों में लॉसेज क्या होंगे, ड्रॉप क्या होंगे, दोनों में सेम होंगे। आप देखेंगे टोटल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, मान के चलो दैट इज 5, दिस इज इक्वल टू 5, करंट भी कितना है 5, तो बेटा टोटल ड्रॉप कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 25 वोल्ट। यहां भी कितना है 5 + 5 दैट इज 5 × 5 दैट इज इक्वल टू 25। लेकिन आप देखेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग इन में करंट ज्यादा होता है, मीडियम ट्रांसमिशन में कम होता है, तो यहां पर टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इंपीडेंस कितना हो जाएगा, दैट इज 2.5 दैट इज इक्वल टू 5, 5 इज मल्टीप्लाइड बाई 5 इज मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 वोल्ट। और यहां पर कितना होगा बेटा, दैट इज 2.5 एंड 2.5 दैट इज इक्वल टू इंपीडेंस मान लिया, दैट इज डायरेक्टली, वैसे इससे ऐड नहीं होता, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि 2.5 + 2.5 दैट इज इक्वल टू 5 × 4 दैट इज इक्वल टू 20 वोल्ट। तो आप देखेंगे कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग इन में कम करंट फ्लो करता है, लेकिन शॉर्ट ट्रांसमिशन सेंडिंग इन में ज्यादा करंट, तो जिसकी वजह से आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में टोटल कितना ड्रॉप होगा, 25 वोल्ट + 25 वोल्ट 50 वोल्ट। वहीं मीडियम ट्रांसमिशन में 25 + 20 कितना होगा 45 वोल्ट। तो आप देखेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में ड्रॉप कम होगा, वहीं शॉर्ट ट्रांसमिशन में ड्रॉप ज्यादा होगा। तो जिसमें ड्रॉप ज्यादा होगा उसमें रेगुलेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसमें ड्रॉप बेटा कम होगा उसमें रेगुलेशन भी क्या होगा, कम होगा। तो अगर मैं दोनों लाइन को कंपेयर करना चाहूं, ये कोई एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं है बेटा, ये मैं एक नॉर्मल या फिर जनरल कंपैरिजन आपको बता रहा हूं। तो आप देखेंगे चूंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में रिसीविंग इन पे दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग इन में ज्यादा करंट फ्लो करेगा, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन में वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। वोल्टेज ड्रॉप जिसमें ज्यादा होगा उसमें परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन भी बेटा क्या होगा, ज्यादा। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जनरली रेगुलेशन ज्यादा होता है, वहीं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में ड्रॉप क्या होता है, कम होता है, तो रेगुलेशन की वैल्यू भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, रेगुलेशन मेरा कम होता है, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ज्यादा होती है। और अगर मैं लास्ट बात करूं बेटा, फिफ्थ, अगर सेम आउटपुट आपको दोनों ट्रांसमिशन लाइन में सेम रिसीविंग इन पावर चाहिए, तो किस ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग इन से ज्यादा पावर भेजनी पड़ेगी और किस में कम पावर भेजनी पड़ेगी। आप देखेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, और यहां पर मैं मान रहा हूं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, दिस इज मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, दोनों में सेम पावर चाहिए। मान लो दोनों में रिसीविंग इन में यहां भी 25 मेगावाट चाहिए और यहां भी कितनी चाहिए, 25 मेगावाट। दोनों में आपको बराबर रिसीविंग इन पावर या फिर आउटपुट में बराबर पावर चाहिए, तो किसमें कम सेंडिंग इन पावर भेजनी पड़ेगी और किसमें ज्यादा सेंडिंग इन पावर। तो आप देखिए मीडियम ट्रांसमिशन में लॉस क्या होता है, कम होता है, और वहीं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में लॉस क्या होता है, ज्यादा होता है। लॉस ज्यादा होता है तो यहां मान लो 2 मेगावाट लॉस हो गया और यहां पर 1 मेगावाट लॉस हो गया। तो बेटा किसमें सेंडिंग इन में पावर कम भेजनी पड़ेगी, दैट इज सेंडिंग इन पावर या फिर इनपुट पावर क्या होती है, आउटपुट प्लस लॉसेज। यहां पर कितनी आएगी, आउटपुट प्लस लॉसेज कितना आ जाएगा, 25 + 1 26 मेगावाट, और यहां पर आउटपुट प्लस लॉसेज दैट इज इनपुट पावर दैट इज सेंडिंग इन पावर दैट इज 27 मेगावाट। तो आप देख सकते हैं दोनों ट्रांसमिशन लाइन में अगर सेम आउटपुट पावर चाहिए, दोनों में आउटपुट में सेम पावर चाहिए, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आपको सेंडिंग इन से ज्यादा पावर को ट्रांसमिट करना पड़ेगा, वहीं मीडियम ट्रांसमिशन में सेंडिंग इन से कम पावर को ट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो अगर मैं दोनों में सेंडिंग इन पावर को कंपेयर करूं तो सेम रिसीविंग इन पावर या फिर सेम आउटपुट पावर के लिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग इन से ज्यादा पावर को क्या करना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लॉसेज ज्यादा होते हैं। वहीं सेम पावर ट्रांसफर करने, रिसीविंग में सेम पावर ट्रांसफर करने के लिए मीडियम ट्रांसमिशन में कम ही पावर को क्या करना पड़ेगा,
सेंड करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे अगर आपको मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आपको रिसीविंग में सेम अमाउंट ऑफ द पावर ट्रांसमिट करनी है तो सेंडिंग एंड से शॉर्ट ट्रांसमिशन में ज्यादा पावर को सेंड करना पड़ेगा, वहीं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग एंड से कम पावर को ट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने एक थोड़ा सा आपको जो है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कुछ रफली कंपैरिजन बताया है, ठीक है। ये कंपैरिजन न्यूमेरिकल में आप जो है वेरीफाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, जनरली वेरीफाइड कर सकते हैं। वेरीफाइड करने के लिए आपको जो है सेम रेजिस्टेंस लेना होगा दोनों लाइनें का, ठीक है, सेम रेजिस्टेंस सेम इंडक्टेंस, और रिसीविंग इन करंट और रिसीविंग इन वोल्टेज या फिर रिसीविंग इन पावर को सेम रखना पड़ेगा। अगर आप जो है दोनों ट्रांसमिशन लाइन में सेम रिसीविंग इन पावर को ट्रांसमिट करना चाहते हैं, सेम रेजिस्टेंस सेम इंडक्टेंस है, तब आप कंपेयर करेंगे तो ये चीजें आपके पास आने वाली है। तो जनरल अगर कंपेयर किया जाए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में, तो आप देखेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आपका जो सेंडिंग इन करंट होता है वो रिसीविंग इन करंट के बराबर होता है, वहीं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो सेंडिंग इन करंट का मैग्नीट्यूड है वो रिसीविंग इन करंट के मैग्नीट्यूड से कम होता है। किसकी वजह से? चार्जिंग करंट की वजह से। वहीं अगर आप लॉसेज की बात करें तो शॉर्ट ट्रांसमिशन में लॉसेज ज्यादा होते हैं, वहीं मीडियम ट्रांसमिशन में लॉस कम होते हैं। जिसमें बेटा लॉस ज्यादा होगा उसकी ट्रांसमिशन इफिशिएंसी कम होगी, और जिसमें लॉस कम होगा उसकी ट्रांसमिशन इफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की जनरली ट्रांसमिशन इफिशिएंसी कम होती है, वहीं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की ट्रांसमिशन इफिशिएंसी ज्यादा होती है। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है कि लाइन में ड्रॉप, यहां पर लॉसेज ज्यादा है या फिर यहां पर आप देखेंगे लाइन में करंट ज्यादा है, यहां पर करंट कम है। तो जिसमें बेटा लाइन में करंट ज्यादा होगा उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन उसमें ज्यादा होगा। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा होता है, वहीं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग एंड साइड कम करंट फ्लो करता है, जिसकी वजह से मीडियम ट्रांसमिशन में ड्रॉप भी कम होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन भी क्या होगा? कम होगा। दोनों ट्रांसमिशन लाइन में रिसीविंग एंड में अगर इक्वल अमाउंट ऑफ द पावर आप ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आपको सेंडिंग एंड से ज्यादा पावर को ट्रांसमिट करना पड़ेगा, वहीं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग एंड से कम ही एक्टिव पावर को ट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो आपको दोनों ट्रांसमिशन लाइन में अगर इक्वल अमाउंट ऑफ द पावर चाहिए रिसीविंग एंड में, तो सेंडिंग एंड आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग एंड से ज्यादा पावर को ट्रांसमिट करना पड़ेगा, वहीं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग एंड से कम पावर को ट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो ये मैंने एक रफली टेबल बनाई है और इस रफली टेबल से आप कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में क्या क्या डिफरेंस होता है और किस लाइन की परफॉर्मेंस जनरली क्या होती है? ज्यादा होती है। तो कुछ चीजें अगर दोनों में सेम माने और कंपैरिजन करें तो ये कंपैरिजन आने वाला है, ठीक है। तो यहां से आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का नॉमिनल टी मॉडल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के नॉमिनल पाई मॉडल को पढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।